हेलो एवरीवन। आई थिंक आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब तक हम लोगों ने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो है हम लोग चैप्टर 8 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 7 तक आप लोगों ने मानव के विकास से लेकर के साम्राज्य तक की बात कर ली थी। और लास्ट चैप्टर 7 में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में बात किया था, जहां पर अशोक के धम्म के बारे में हमने चर्चा की थी। मौर्य साम्राज्य तक चीजें हो गई थी, अब आगे की बात वहां से हम शुरू करते हैं। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। 2200 वर्ष पहले का मतलब हो गया, मतलब 200 बीसी के आसपास क्या हुआ, आपका मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई अन्य जगहों पर नए राज्यों का उदय हुआ। अब कैसे कैसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, अभी मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ। जैसे भारत की अगर आप बात करते हैं तो भारत को आप कुछ क्षेत्रों में विभाजित करेंगे। जैसे अगर मैं भारत का एक नक्शा ये बनाऊं तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले ये वाला जो सेक्शन है इसे आप बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, या फिर उत्तर पश्चिम। ठीक है बात। उत्तर पश्चिम पहला हो गया ये आपका। दूसरा ये वाला क्षेत्र जिसको आप बोलोगे पश्चिम भारत, या फिर आप बोलोगे वेस्ट। ठीक। फिर आता है आपका मध्य, और ये हो गया आपका पूर्वी भारत। मध्य, और ये हो गया आपका पूर्व। ठीक है बात। ये पूरा क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन हो गया। और ये वाला आपका नॉर्थ वेस्ट वाला, और ये वाला आपका वेस्ट वाला सेक्शन हो गया। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ये आपका सेंट्रल इंडिया हो गया। ये वाला अगर आप देखोगे पूर्व वाला हिस्सा हो गया। ठीक। उसके बाद आप यहाँ दक्षिण में आएंगे, पूर्व वाले में यहाँ तक बंगाल बंगाल ये सारा क्षेत्र आप ले लेंगे। फिर ये वाला जो सेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दक्षिण। इतनी बात समझ में आई? तो इतने क्षेत्रों में राज्यों का उदय होता है मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के उपरांत। अब क्यों? क्योंकि मौर्य साम्राज्य एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था। जब इतना विशाल साम्राज्य टूटेगा तो वहां पर अन्य छोटे छोटे राज्यों का उदय होगा, और वो तब तक राज्य चलते रहेंगे जब जब तक मौर्य साम्राज्य की ही तुलना में उतना बड़ा साम्राज्य जब तक स्थापित नहीं हो जाता है, और वो है आपका गुप्त साम्राज्य। तो इसके बीच में अलग अलग क्षेत्रों में आपको छोटे छोटे साम्राज्य देखने को मिलेंगे। जैसे पश्चिम उत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक, इस वाले क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं, उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत की अगर आप बात करते हैं, तो तकरीबन 100 साल तक हिंद यवन राज्यों राजाओं का शासन रहा। हिंद यवन का मतलब होता है जिसको आप इंडो ग्रीक बोलते हो, इंडो ग्रीक बोलते हैं, उनका शासन रहा। इसके बाद पश्चिम उत्तर उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। तो अब देखो, पहले आए आपके इंडो ग्रीक, और दूसरे आपके आते हैं शक। उसके बाद कौन आएंगे बाबू? शक आएंगे। ठीक है बात। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आते हैं, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त वंश के, आप ये कह सकते हो जो साम्राज्यवादी गुप्त वंश है, उसके ये आपके चौथे शासक थे। जैसे अगर आप शुरुआती शासकों की बात करते हो तो श्रीगुप्त आते हैं, घटोत्कच आते हैं। उसके बाद आप बात करते हो जो इम्पेरियलिस्टिक या फिर साम्राज्यवादी गुप्त शासक हैं, उसमें चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, उसका समुद्रगुप्त आते हैं, उसके बाद रामगुप्त आते हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य आते हैं। तो ये जो चौथे साम्राज्यवादी शासक थे, वैसे अगर आप देखोगे तो ये छठे हैं, लेकिन अगर साम्राज्यवादी गुप्त शासकों को देखोगे तो उसमें ये चौथे आ जाते हैं। तो वो जो थे उन्होंने ही शकों को पराजित किया था। उसके बाद से शकों का समापन हो जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। लेकिन जब तक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं आएंगे तब तक हिंद यवन के बाद शकों का शासन इन क्षेत्रों पर बना हुआ रहेगा। उत्तर पश्चिम में
उत्तर भारत में और पश्चिम वाले क्षेत्र में। ठीक है बात। अब देखो, फिर जब शक खत्म हो जाएंगे तो शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। शकों के बाद कौन आए बेटा? तीसरा कौन आएगा बेटा? कुषाण। तीसरा कौन आएगा? कुषाण। लेकिन शक कब तक रहेंगे? जब तक गुप्त साम्राज्य के लोग उनको पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर देंगे। ठीक है बात। अब कुछ क्षेत्रों में शक समाप्त हो गए थे, उनकी जगह पर कुषाण शासक आ जाते हैं, जिसमें आप लोग बिम कटफिसेस का नाम सुने होंगे, कुजुल कटफिसेस का नाम से पहले कुजुल कटफिसेस आते हैं, फिर इसका बिम कटफिसेस आते हैं, फिर कनिष्क का नाम आपने सुना होगा। तो कनिष्क कनिष्क भी कुषाण वंश के ही शासक थे। अब इसके बारे में अभी जो हम अध्याय 8 है उसमें पढ़ेंगे। अध्याय 8 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। तो मथुरा कला के बारे में, गांधार कला के बारे में, इन सब के बारे में अभी हम सीखेंगे अध्याय 8 में। ठीक है, जो अपना हमारा चैप्टर है आज का। उत्तर तथा मध्य भारत, अब यहां पर हो गया उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम वाला क्षेत्र, उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम वाला क्षेत्र, ये तीन क्षेत्रों में सबसे पहले ग्रीकों का शासन रहा। उसके बाद शक आए। फिर शक कब तक रहेंगे? कुछ क्षेत्रों में, जब तक गुप्त पूरी तरीके से उनको पराजित नहीं कर देते हैं। शकों के बाद कौन आता है? फिर आते हैं कुषाण शासक आते हैं, जो कि उत्तर पश्चिम से लेकर के मथुरा तक क्षेत्रों में ये फैले हुए थे। ठीक है बात। अब अब बात करते हैं किसकी? उत्तर तथा मध्य भारत की। अब उत्तर के कुछ क्षेत्र और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में, कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। अब देखिए, मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो आपने सबसे पहले कौन सा शासन देखा था? सबसे पहले आपने हर्यक वंश देखा, हर्यक वंश। उसके बाद आपने शिशुनाग वंश देखा, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद आपने नंदवंश देखा, नंदवंश। नंदवंश के बाद फिर आपने देखा था मौर्य वंश। अब मौर्य वंश के बाद फिर आता है शुंग वंश, शुंग वंश के बाद फिर आता है कण्वंश, कण्वंश। और कण्वंश के बाद आएंगे आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन, सातवाहन। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक, जो मौर्य का ही आपका सेनापति था, पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की थी। जब मौर्य साम्राज्य पूरी तरीके से नष्ट हो गया तो उसके स्थान पर मध्य भारत वाले क्षेत्र में कौन आ गया? आपके शुंग वंश का स्थापना हो गया। अब देखो, शुंगों के बाद फिर कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। अब देखिए, चाहे आप शकों की बात करते हो, मतलब पश्चिम वाले क्षेत्र में जो शक आपके शासन कर रहे थे उनको पराजित करते हैं। सेंट्रल वाले भारत में अगर वंदे भारत की बात करते हो तो वहां पर भी जो आपके छोटे छोटे साम्राज्य चल रहे थे उनको भी हटाने का काम कौन किया? आपके गुप्त शासकों ने किया था। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मौर्य साम्राज्य के बाद जो सबसे बड़ा दूसरा साम्राज्य आपको देखने को मिलता है वो है आपका गुप्त साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य बेटा? गुप्त साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे राज्य सामने आ गए थे, और ये तब तक चलते रहेंगे जब तक मौर्य साम्राज्य जितना ही बड़ा साम्राज्य आपके सामने स्थापित नहीं हो जाता है। ठीक है बात। मतलब 1700 वर्ष पहले की अगर आप बात करते हो तो कब की बात हो रही है? लगभग 380 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 380 की बात हो रही है। 300 एडी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। वो आकर के इन सबको क्या करते हैं? समाप्त करके और अपने साम्राज्य को विस्तारित करते हैं। अब देखो, हमने देखा पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में शकों का शासन था, जो शक आपने देखा। यहाँ पश्चिम भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। अब देखो, शुंग वंश के बाद कौन आया? कण्वंश। कण्वंश के बाद कौन आया? सातवाहन। इसी समय शक साम्राज्य की स्थापना हो जाती है आपके वेस्ट वाले पार्ट में। तो जब इन दोनों आसपास ही रहेंगे तो इन दोनों के बीच में क्लैश होने की संभावना है कि नहीं है? तो सातवाहन और शकों के बीच में फिर वहां पर युद्ध होता है, और कुछ इसके युद्ध के प्रमाण भी, कुछ अभिलेख भी हमें प्राप्त होते हैं। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। मतलब अगर आप कहते हैं तो 2100 साल पहले की अगर आप बात करते हैं तो मतलब ये बात हो रही है आपकी फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात हो रही है, फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात हो रही है। और ये लगभग कब तक चलता रहा था? ये आपका 300 एडी तक चलता रहा था। ये कब तक चलता रहा था? 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिम भारत में बकाटक शासन स्थापित हुआ। अब इनके स्थान पर कौन सा शासन आ जाता है? मध्य वाले क्षेत्र में आपका, मध्य वाले क्षेत्र में बकाटक आ जाता है। कौन सा आ जाता है बेटा? बकाटक वंश आ जाता है, बकाटक वंश आ जाता है उसकी जगह पर। मतलब 300 एडी में जब सातवाहन वंश का समापन होगा उसके स्थान पर कौन आ जाएगा? बकाटक वंश आ जाएगा। ठीक है। अब इतनी बात फिर से एक बार आप देखेंगे क्या क्या हुआ है। अगर आप उत्तर उत्तर वाले क्षेत्र की, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी वाले की बात करते हो तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या बनता है? सबसे पहले इंडो ग्रीक आते हैं, फिर शक आते हैं, और उसके बाद कुषाण आते हैं। अब उत्तरी मध्य वाले की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर कौन कौन आता है? शुंग आते हैं।
कणवाते हैं, शुंगाते हैं, कणवाते हैं, ठीक है। अब मध्य भारत की अगर आप बात करते हो तो मध्य भारत में कौन आ जाता है, आंसातवाहन वाले वंश आ जाते हैं। अब यहाँ पर शक वंश स्थापित हुआ था, बगल में आंसातवाहन वंश स्थापित हुआ था, तो इनके बीच में क्लैश होता है। अब जब सातवाहन वंश के ही आप कहते हो उनके समापन के बाद इस क्षेत्र में मध्य भारत में कौन आ जाता है, वकाटक वंश आ जाता है। क्लियर हो गई बात इतनी। तो ये सीक्वेंस आपका बना हुआ है इन इन क्षेत्र में मौर्य के बाद क्या क्या हुआ था। अब देखो, अब आपका आखिरी सेक्शन बचता है ये दक्षिण वाला क्षेत्र। अब दक्षिण वाले क्षेत्र की अगर आप बात करते हो तो इस दक्षिण वाले क्षेत्र में क्या हुआ था। दक्षिण भारत में लगभग 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलो, चेरो और पांड्यों का शासन रहा था। मतलब अगर आप कहेंगे तो ये लगभग कितने साल हो गए बेटा, 400 साल। 400 साल की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर तीन साम्राज्य स्थापित होते हैं, चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य। अभी अगला चैप्टर जो रहेगा, जो आपका चैप्टर 9 है, उसमें इनके बारे में और इनके मैप के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। फिर देखो, लगभग 2200 साल पहले से लेकर के 1800 साल पूर्व के बीच की बात हो रही है। मतलब अगर मैं इसका टाइमलाइन खींचना चाहूं तो ये बात हो रही है करीबन 200 BC से लेकर के 200 AD तक। ठीक है बात। यहाँ पर तीन साम्राज्य रहते हैं, चोल, चेर और पांड्य। लगभग 1500 साल पहले, मतलब आज से लगभग 1500 साल पहले, मतलब 500 AD की बात हो रही है ये। 500 AD की बात हो रही है। यहाँ पर कौन से साम्राज्य आ जाते हैं, पल्लव आ जाते हैं और चालुक्य आ जाते हैं। चोल, चेर और पांड्य के स्थान पर दो बड़े साम्राज्य स्थापित होते हैं, पल्लव और चालुक्य। दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई थी। ठीक है बात। तो पहले चोल, चेर, पांड्य और उसके बाद पल्लव और चालुक्य आ जाते हैं। ठीक है बात, क्लियर है बात। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्रोनोलॉजी बनाई जा रही है, एक सीक्वेंस बनाया जा रहा है कि कब कौन से साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ेगी इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ लोगे। ठीक है बात। अब देखो इन सब के अलावा कुछ और भी छोटे छोटे राज्य और राजा थे। इनके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, उनके द्वारा जो उनके क्षेत्र में चलाए हुए सिक्के, उनके द्वारा जो लिखी हुई पांडुलिपियां हैं, तथा उनके द्वारा उनके साम्राज्य में अगर कोई भी पुस्तक का प्रकाशन हुआ या पुस्तक लिखी गई है तो पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुष का भी महत्वपूर्ण योगदान था। अब देखो, इन सब के साथ साथ कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे थे जिससे आम जनता भी प्रभावित हो रही थी, और जिसका श्रेय अगर देना चाहें तो वहां की आम जनता या फिर स्त्री पुरुष भी उसमें थे। जैसे इनमें क्या क्या था बेटा, पहला था कृषि का प्रसार। जो एग्रीकल्चर में जो एक्सपेंशन हो रहा था, एग्रीकल्चर का जो प्रसार हो रहा था उसके में। फिर नए शहरों का विकास हो रहा था, नए नए साम्राज्य बन रहे थे, नए नए शहर विकसित हो रहे थे, और वहां पर जो लोग रह रहे थे उनमें भी विकास हो रहा था। तो चाहे वो कृषि के तौर पर होगा या फिर वो उद्योग या व्यापार के रूप में होगा, ट्रेड और कॉमर्स के रूप में होगा, प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की। अब देखो, जो आपके व्यापारी वर्ग था उसने क्या किया, उपमहाद्वीप के अंदर भी वो व्यापार करते थे, प्लस वो समुद्री मार्ग के द्वारा भी अनेक अलग अलग देशों में जाते हैं, अलग अलग अन्य महाद्वीप में जाते हैं और वहां पर व्यापार करते हैं। वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया। अब देखो, पश्चिम एशिया की अगर आप बात करते हैं तो मतलब वेस्ट एशिया की बात हो रही है, तो अरब वाला पूरा क्षेत्र हो गया, जिसमें आप पर्शियन गल्फ की बात करते हो, लाल सागर वाले क्षेत्र की बात करते हो। फिर अरब सागर से सटे हुए जो आपका चाहे आप मोजाम्बिक की बात करते हो, मेडागास्कर की बात करते हो, अगर आप तंजानिया की बात करते हो, अगर आप क्या करते हैं सोमालिया की बात करते हो, तो इन सारे क्षेत्र में आपके पूर्वी अफ्रीका हो गया और दक्षिण पूर्वी एशिया, मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया है, के समुद्री रास्ते भी खुले। मतलब इन क्षेत्रों में इनका व्यापार, किन किन क्षेत्रों में व्यापार करते थे, वेस्ट एशिया में व्यापार करते थे, वेस्ट अफ्रीका में, सॉरी, वेस्ट एशिया में व्यापार करते थे, ईस्ट अफ्रीका में व्यापार करते थे, प्लस साउथ ईस्ट एशिया में भी इनका व्यापार होता था। मंदिर, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। मंदिर का निर्माण हुआ, स्तूपों का निर्माण हुआ और अन्य इमारतें भी इस समय बनी। किताबें लिखी गई, इस समय से किताब लिखना आरंभ हुई थी। अभी संगम काल के बारे में आप सीखोगे आगे चल करके। साथ ही साथ वैज्ञानिक खोजें भी हुई। अगर आप वैज्ञानिक खोजों की बात करते हो, जब तक वैज्ञानिक खोज नहीं होगी तब तक कैसे इतनी दूरी यात्रा तय की जाएगी, इतना ज्यादा व्यापार कैसे होगा। तब मतलब साइंटिफिक डेवलपमेंट भी इनके समय में हुआ। यह सारी बातें साथ साथ हो रही थी। मतलब जब जहां पर साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, साम्राज्य बन रहे थे, साम्राज्य टूट रहे थे, उसी समय आम जनता के द्वारा भी इन सारी चीजों का विकास किया जा रहा था। ठीक है बात। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते समय तुम इन बातों का ध्यान रखना। तो जब हम साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना कि कृषि का विस्तार भी हो रहा है, फिर उसके बाद से मंदिर, स्तूपों, इमारतों का भी निर्माण हो रहा है, फिर व्यापार भी हो रहा है। तो इन सारी चीजों का भी यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है।
तो बाकी के जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ साम्राज्य में ही परिवर्तन नहीं आ रहे हैं, वहां पर स्थित जो स्त्री पुरुष है या फिर जो आम जनता है, उनके भी जीवन में परिवर्तन आ रहा है। इसीलिए इस पुस्तक का नाम हमारे अतीत लिखा गया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ राजा और उनके साम्राज्य के ऊपर केंद्रित ना होकर के हमें आम जनता की भी स्थिति को ध्यान में रखना रहेगा, और उस समय आम जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, वहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं, उसे भी आपको दिमाग में रखना है। तो स्तूपों का निर्माण हो रहा है, मंदिरों का निर्माण हो रहा है, किताबें लिखी जा रही हैं, उन किताबों के माध्यम से वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के व्यापार के बारे में, वहाँ के वाणिज्य के बारे में, वहाँ पर किस किस तरह से सामाजिक जीवन था, किस किस प्रकार का धार्मिक जीवन था, क्या व्यवस्था वहाँ पर होती थी, इन सब के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। प्लस कुछ वहाँ पर जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं वो भी इस समय की प्रमुख योगदान है। जैसे अगर साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करोगे तो शुरुआत अभी से हो गई है। अब ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा गुप्त साम्राज्य के दौर समय में, जब वहां पर आर्यभट्ट आएंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे अन्य आपके वैज्ञानिक आ जाते हैं जो दृष्टिकोण लेकर के लोगों के सामने स्थित होंगे। तो ये हो गया आपकी बात। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 8। अब देखिए अध्याय 8 क्या है। अध्याय 8 जो है वो गांव शहर और व्यापार की बात करता है। अब देखो, गांव शहर और व्यापार है ये हमारा नेक्स्ट आपका चैप्टर है। अब देखो इसमें क्या है, लोहार की दुकान पर प्रभाकर, जो एक छोटा सा बच्चा है प्रभाकर, वो एक लोहार की दुकान पर है। प्रभाकर लोहार का काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। ठीक है बात। अब यहाँ पर आपको किससे परिचय करवाया जा रहा है, लोहे से। किससे परिचय करवाया जा रहा है, लोहे से। अभी तक की अगर आप बात करेंगे तो अभी तक आपने देखा था कि सबसे पहले लोगों ने पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया। पाषाण के बाद इन्होंने बनाया आपके तांबे का प्रयोग इन्होंने शुरू किया। फिर तांबे के बाद इन्होंने कांसे का प्रयोग किया। इतने आपने चीजों को देखा। पाषाण मतलब हो गया स्टोन, ये हो गया कॉपर जो जिसको आपने चैल्कोलिथिक एज पढ़ा था, और ये हो गया आपका ब्रॉन्ज जिसको आपने देखा था आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ठीक, अब इसके बाद से जो रहेगा वो रहेगा आपका आयरन। अगर आयरन की अगर आप बात करते हैं तो आयरन की खोज लगभग 1000 बीसी में हो गई थी। 1000 बीसी में हो गई थी। अब ये 1000 बीसी कौन सा समय है, ये है आपके वैदिक काल का समय, वैदिक काल। ठीक है बात। अब वैदिक काल में यही जो 1000 बीसी का टाइम पीरियड है ये एक संक्रमण काल है, ये ट्रांजिशन पीरियड है, क्योंकि वैदिक काल को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो। पहला होता है आपका ऋग्वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा होता है आपका उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। या फिर इसको आप पूर्व वैदिक काल कर सकते हो और इसको आप उत्तर वैदिक काल कर सकते हो। ये पूर्वी वैदिक काल है और ये उत्तर वैदिक। इसको ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद की रचना इसी समय शुरू हो गई थी। ऋग्वेद की रचना यहां से आरंभ हो गई थी और उत्तर वैदिक काल में वो पूर्ण हो गई थी। अब देखो, ऋग्वैदिक काल या फिर वैदिक काल की अगर आप बात करते हो तो इसका जो समय है ये 1500 से लेकर के लगभग आपका 600 बीसी तक रहता है। अब 600 बीसी में आप लोगों ने अभी से पहले पढ़ा था कि इस समय महाजनपदों का उदय हो गया था। तो 1500 में ऋग्वैदिक काल में इस यहाँ पर जन थे, फिर यहाँ पर बने जनपद, और 600 बीसी में यहां पर किसका विकास हो गया, महाजनपद का विकास हो गया। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है। तो आपने जनपदों के बारे में पढ़ लिया है और महाजनपदों के बारे में पढ़ लिया, और जन के बारे में आप लोगों ने देखा ही था। अब इसको अगर आप फर्दर इस टाइम पीरियड को, ये जो टाइम पीरियड है इसे हम फर्दर अगर डिवाइड करेंगे तो ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड आता है ये 1500 से लेकर के 1000, और उत्तर वैदिक काल का जो समय आता है वो 1000 से लेकर के 600। अब ध्यान से देखिए बाबू, यहां पर 1000 और यहां पर 1000 कॉमन है कि नहीं है, ये कॉमन है, इसीलिए इसको ट्रांजिशन बोला जाता है। ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है। अब ये संक्रमण काल क्यों है, क्योंकि ये लोहे के पूर्व का काल है और ये लोहे के बाद का काल है। इसी समय लोहे के बारे में लोगों को जानकारी होगी। अब लोहे के जानकारी में अगर लोहे के बारे में अगर पता चल जाएगा तब तो क्रांति हो जाएगी ना बेटा। क्रांति कैसे होगी, पहली चीज अगर आप लोहे के उपकरणों के बारे में जान जाओगे तो लोहे के उपकरण से क्या होगा, पहले हथियार बनना आरंभ हो जाएंगे। हथियार बनना आरंभ हो जाएंगे। अब हथियार अगर बनेंगे तो फिर वहां पर पावर आएगा, पावर आएगा, प्लस यहाँ पर लोहे के हल बनेंगे। अब लोहे के हल अगर बन जाएंगे तो अभी तक जो हल प्रयोग आ रहे थे वो लकड़ी के आ रहे थे। किसके प्रयोग हो रहे थे बेटा, लकड़ी के हलों का प्रयोग हो रहा था। तो लकड़ी के हलों को ज्यादा गहराई तक नहीं खो सकते, या फिर जो कठोर भूमि होगी उनकी जुताई नहीं हो सकती होगी। तो कृषि का जो क्षेत्र था इस समय वो सीमित था।
इस समय कृषि का जो क्षेत्र था वो कैसा था, सीमित था। लेकिन जैसे ही लोहे के बारे में लोगों को जानकारी हो जाएगी तो हल किसके बनने लगेंगे, लोहे के बनने लगेंगे। अब लोहे के बल हल जो होंगे वो मजबूत होंगे, वो मजबूत होंगे तो वो जो कठोर भूमि होगी उनकी भी जुताई वो करेंगे। जब उनकी जुताई करेंगे तो यहाँ पर कृषि का जो क्षेत्रफल होगा वो बढ़ जाएगा। कृषि का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब कृषि का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वहां की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। तो अब देखो, पहली बात, यहाँ पर लोहे के मिलने से हथियार बने, और हथियारों के मिलने बनने की वजह से यहाँ पर आपकी सैनिक शक्ति बढ़ी, प्लस कृषि के क्षेत्र में विस्तार होने की वजह से अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। अब धीरे धीरे ये जो विस्तारण है ये होता जाएगा, और ये जो जनपद है वो फिर स्वरूप ले लेंगे किसका, महाजनपद का। साम्राज्य बनेंगे, पहले राज्य बने, अब राज्य के बाद फिर क्या बनेंगे, साम्राज्य बनेंगे। तो जो सम्राट थे वो अब कहलाना शुरू करेंगे एकराट, चक्रवर्ती सम्राट। सम्राट इस समय कहलाना शुरू करेंगे जनपदों और महाजनपदों के समय में। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। तो ये है लोहे का प्रयोग। तो यहां से लोहे के आ जाने की वजह से बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखो, लोहे के औजार और खेती, ठीक है बात। अब लोहे के औजार की जो प्रमुख उपयोगिता इस समय आएगी वो किस में आएगी बेटा, खेती में आएगी। अब खेती आएगी तो वहां की अर्थव्यवस्था भी क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपना पहला टॉपिक, लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। ये तो सीधी सी बात है। आप जिस घर में बैठ करके या जिस बिल्डिंग में बैठ करके या जहां पर भी बैठ करके पढ़ रहे होंगे, वहां पर देखेंगे तो आसपास आपको लोहे के उपकरण देखने को मिल जाएंगे। बिल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो स्टील का यूज होता है आज के डेट पे। तो स्टील किससे बनता है आपका, वो लोहे से ही बनता है, और लोहे का एलॉय है बेटा। स्टील जो है वो लोहे का एलॉय होता है, जिसको आप स्टेनलेस स्टील बोलते हो। तो लोहे का प्रयोग बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है बात। अब जिस देश में लोहा होता है वहां पर इंडस्ट्रीज का विकास होना बहुत ज्यादा पॉसिबल होता है। जिस अब देश की बात करें तो जिस राज्य में लोहा होगा उस राज्य में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक गतिविधियां भी बहुत ज्यादा होंगी। तो लोहे का प्रयोग आज के डेट में एक आम बात हो गई है। लोहा हमारे जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3,000 साल पहले शुरू हुआ। 3,000 साल पहले की अगर आप बात करेंगे तो जैसे एनसीईआरटी में जो टाइमलाइन ली गई है वो 2,000 लिया गया है। 2,000, तो 3,000 साल पहले की अगर आप बात करते हैं तो 2,000 ये पूरा जाएंगे, और फिर उसके बाद से 1,000 और, तो मतलब 1,000 बीसी में, जो वही मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन पीरियड है। तो 1,000 बीसी के आसपास जो है वो लोहे का प्रयोग मिल जाता है। और लोहे का जो प्राचीनतम प्रमाण हमें जो भारत में मिला हुआ है वो मिला है अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा से, अतरंजी खेड़ा, ये कहाँ पर है, आपके एटा, एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहां से प्राप्त हुआ है लोहे का प्राचीनतम प्रमाण। ठीक है बात, 1,000 बीसी का लोहा है। अब देखो, महापाषाणों के बारे में आपने देखा था, जो साउथ में जो आपके महापाषाण कब्रें बनती थी, और वहां पर मैंने आपको बहुत सारे कब्रों के बारे में भी बताया था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में आप पढ़ चुके हो अध्याय 4 में, महापाषाण में पढ़ा चुका हूँ। चैप्टर 4 में इनके बारे में आपको बड़े डिटेल में पढ़ाया था मैंने। अब देखो, करीब 2,500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। 2,500 वर्ष पहले की अगर आप बात करते हैं तो मतलब कब की बात हो रही है, आपके 500 बीसी की बात हो रही है। 500 बीसी का मतलब हो गया महाजनपद काल की बात हो रही है। तो महाजनपदों में आपके लोहे का प्रयोग बढ़ गया था। अब इनमें जंगलों को साफ करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स यूज में आते थे उनका प्रयोग के लिए, कुल्हाड़ियां, और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल थे। वो मैंने आप लोग को बताया था ना कि जैसे ही लोहे का प्रयोग होगा तो उसके हल बनना शुरू हो जाएंगे। तो हल बनने से जो कृषि का विस्तार है वो भी बढ़ जाएगा। तो जुताई वाला क्षेत्र जो था वो बढ़ गया, तो कृषि का जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी बढ़ गई। अध्याय 5 में अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। ठीक है बात, कृषि उत्पादन से क्या हुआ, लोहे के फाल के निर्माण से क्या हुआ, कृषि उत्पादन बढ़ गया। अब देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। तो पहला कदम क्या था, लोहे का प्रयोग, और दूसरा कदम क्या था, सिंचाई। ठीक है बात। अब देखिए, हल मिल चुका है, खेतों की जुताई होना शुरू हो गई है। अब जो होगा वो पानी की अवेलेबिलिटी करवानी है, तो सिंचाई कैसे होगी। अब देखो, समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा अनेक राज्यों का बने रहना मुश्किल था, क्योंकि इन्हीं से उन्हें टैक्स मिलता था, कर सिस्टम
टैक्सेशन जो सिस्टम था वो आरंभ हो चुका था, जो कर प्रणाली थी वो शुरू हो चुकी थी। तो जब तक टैक्स नहीं मिलेगा इनको, तब तक वो अपने साम्राज्य को बना नहीं पाएंगे। तो समृद्ध गांवों के बिना राज्यों तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई, आप रोपाई जान चुके थे, पहले बीजों को छींटा जाता था, अब बीज को उगा करके फिर उसको धीरे धीरे प्लांट करना शुरू कर दिए थे, जिस वजह से जो आपकी जो बीजों का मतलब जो नहीं उग पाते थे, वो भी अब प्रॉपर से डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। अध्याय 5 में रुपाई के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने, महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें खोदी गई थी, कुएं बनाए गए थे, तालाब बनाए गए थे और आर्टिफिशियल लेक्स भी बनाए गए थे, कृत्रिम जलाशयों का निर्माण किए गए। तो नहर भी बनाए गए, कुएं भी बनाए गए, तालाब भी बनाए गए और कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए। तो देखो, अब जो एरिया था क्षेत्र का, जो एरिया था कृषि का, वो बढ़ चुका था। दूसरी चीज, वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी करवा करके उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर फैसिलिटी, जो तकनीक था, रोपाई भी शुरू हो गई थी, जिस वजह से कृषि का विकास बढ़ चुका। अब जब गांव समृद्ध होंगे, वहां के लोग समृद्ध होंगे, तो वो टैक्स भी देंगे। जब वो टैक्स देंगे तो राज्य बढ़ेंगे, राजा का विस्तार होगा, साम्राज्य का डेवलपमेंट होगा बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। देखो, इतिहास जो आप ये पढ़ रहे हो ना, पहले क्या होता था, जैसे एक राजा है, दूसरा राजा है, तीसरा राजा है, चौथा राजा है, उसके नीचे उसकी प्रजा, उसके नीचे उसकी प्रजा, फिर प्रजा, फिर प्रजा। तो हम पहले क्या करते थे, राजा राजा के बारे में पढ़ लिया करते थे। ठीक है बात। लेकिन राजा का विकास या फिर साम्राज्य का विकास या फिर राज्य का विकास तब संभव है जब ये डेवलपमेंट आपका नीचे से होगा। समझ में आ गया? तो ये विकास कहाँ से संभव है? जब आपके आम जनता में या फिर जो गांव है, जो क्षेत्र है, उनका विकास होगा। जब इनका विकास होगा तभी तो वो टैक्स प्रॉपर दे पाएंगे। तो जब ये टैक्स देंगे तो इस राज्य का भी विकास होगा, विस्तार होगा। समझ में आगे बात की नहीं? अब जो स्टडी होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल ना होकर के वो वर्टिकल हो गई है। समझ में आ गई बात? मतलब एक राजा के समय में जो कंडीशंस थी उनके बारे में आप जान लो, फिर उसी तरीके से दूसरे राजा के बीच समय में जो कंडीशंस थी उसके बारे में जान लो। तो इस हिसाब से आप इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर पाओगे कि अगर ये राजा के राज्य का विस्तार हो रहा है या फिर ये राजा के राज्य का विकास हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो उसका कारण क्या था, और अगर यहाँ पर पतन हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या था। तो ये जो विकास हो रहा है या फिर जो ये पतन हो रहा है, उसकी जो बीज है, उसका जो नींव है ना, वो कहां पर है? वो आम जनता या फिर वो गांव में है? गांव में है। समझ में आ गई बात? ये सारी चीजें वहां पर स्टैब्लिश करती हैं। उनके विकास से ही आपके साम्राज्य का विकास होना संभव हो पाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर एक काम दिया गया, एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थान में सही वाक्य भरने हैं। तो हमारे पास ये सारे वाक्य हैं, एक, दो, तीन, चार। ये चार वाक्य हमारे पास। पहला वाक्य क्या कहते हैं? लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई। अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ गया। कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं की ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। अब देखो, पहला क्या है? अब कुछ दिए हुए हैं और बाकी में हमें इसको सीक्वेंस में लगाना है। राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। राजा को क्या रखना था? सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। वे किसानों से कर लेते थे। अब तीसरे में क्या आएगा? वही तीसरे में क्या आएगा? क्या लोगों द्वारा परिश्रम किया गया? नहीं। अभी कैसे? वो किसानों से कर लेते, तो कर लेने के लिए क्या चाहिए बेटा? कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाता नहीं। किसानों को लाभ मिला क्योंकि उत्पादन की अनिश्चितता घटी नहीं। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किए। वे किसानों से कर लेते थे। ठीक है बात? और ये किससे संभव था बेटा? ये सिंचाई से ही संभव था। तो अब क्या होगा? राजा ने सिंचाई के लिए योजना बनाई और धन खर्च किए। तो पांचवें में आ जाएगा आपका चौथा। पांचवें में क्या आ गया आपका? चौथा। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किए। ये सिंचाई से ही संभव था। अब देखो, किसानों को लाभ मिला क्योंकि उत्पादन की अनिश्चितता घट गई। फिर देखो, कृषि उत्पादन बढ़ा, राजस्व भी बढ़ा और लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। अब यहां पर आ जाएगा आपका पहला। ठीक है बात? अब लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। देखो, राजा को सेना ये बनवाने के लिए धन चाहिए था, वे किसानों से कर लेते थे, ये सिंचाई से ही संभव था। अब तीसरे में नहीं समझ में आ रहा तो तीसरा भी छोड़ दो। फिर चौथे में क्या होगा? चौथे में राजा ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया, और उसके बाद लोगों द्वारा क्या किया गया? परिश्रम किया गया। ठीक है बात? कृषि उत्पादन बढ़ा। कृषि उत्पादन उससे क्या, जब लोगों द्वारा परिश्रम किया जाएगा तो कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा। अब उससे क्या होगा? राजस्व भी बढ़ेगा। अब राजस्व बढ़ेगा तो क्या होगा? और
किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई, तो यहां पर आ जाएगा आपका दूसरा। ठीक है बात। अब दूसरा आ गया, अब बचा कौन सा बाबू आपका? आपका बचा कौन सा? तीसरा। अब तीसरा हो गया यहां पर। अब देखो, अब सीक्वेंस क्या बना? राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। वे किसानों से कर लेते थे। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। यह सिंचाई से ही संभव था। यह सिंचाई से ही संभव था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किए। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। कृषि उत्पादन बढ़ा। राजस्व भी बढ़ा। राजस्व बढ़ेगा तो किसानों को लाभ मिला, क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई। अब जब किसानों को लाभ मिलेगा, उत्पादन की अनिश्चितता घट जाएगी, तो वह प्रॉपर टैक्स दे पाएंगे। किसको? राजा को। राजा को टैक्स दे पाएंगे और वह अपने सेना, महल और किले बनवा पाएंगे। तो सीक्वेंस समझ में आ गया? तो ये बनेगा आपका। ठीक है बात। अब गांव में कौन रहते थे? अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? गांव में कौन रहा करते थे। अब देखो, इस महाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम तीन तरह के लोग रहते थे। तो अब गांव में कौन रहते थे? तो गांव में तीन तरह के लोग रहते थे उस समय की बात कर रहे हैं। तो जैसे तमिल क्षेत्र में जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें जमीनें हुआ करती थी, उनको वेलल्ला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वे लल्ला कहा जाता था। वेलल्ला कहा जाता था। अब देखो, जो साधारण हलवाहों को उड़वर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उनवर कहा जाता था। जो साधारण हलवा होते थे उनको उनवर कहा जाता। ठीक है। अब एक हो गया बड़े भूस्वामी, दूसरा कौन हो गया? साधारण हलवा हो गया। अब देखो, अब जो तीसरी श्रेणी बनती है वो बनती है भूमिहीन मजदूर और दास की। अब ये जो भूमिहीन मजदूर है उनको कैडिसियार कहा जाता था, और जो दास होते थे उसको अधिमई कहा जाता था। तो ये सारे नाम है जो आपको दिमाग में रखने हैं। जैसे बड़े जो आपके भूस्वामी थे, भूस्वामी, उनको वेलल्ला वेलल्ला कहा गया। जो हलवा थे जो हल चलाते थे, उनको उड़वर कहा गया। साधारण हवा मतलब जो छोटे आपके किसान आप कह सकते हो। ठीक है। अब भूमिहीन मजदूर जो हैं, जो मजदूर हैं, जो मजदूर हैं और जो दास हैं, ठीक है, ये तीसरी श्रेणी है। ये पहली श्रेणी हो गई बड़े भूस्वामी, और ये हो गए छोटे भूस्वामी, और एक हो गए जिनके पास कोई भी भूमि नहीं है, वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, ऊपर वाले दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है काम करने के लिए। तो मजदूरों को क्या कहा गया? कैडेसियार। 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 और दास को क्या कहा गया? अधिमई। अधिमई कहा गया। तो ये आपके तीन श्रेणियां थी, तीन तरह के लोग यहां पर मिलते थे। अब आप ये ऐसे कह सकते हो, बड़े भूस्वामी, छोटे भूस्वामी और भूमिहीन। समझ में आ गई बात? बड़े भूस्वामी, छोटे भूस्वामी और भूमिहीन, इस तरह के तीन लोग थे। अब देखो, ये तो तमिल क्षेत्रों की बात हो गई। देश के उत्तरी हिस्सों के गांव का प्रधान व्यक्ति जो ग्राम भोजक कहलाता था, जो गांव का प्रधान था उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यानी यह पद अनुवांशिक था। मतलब जैसे अगर मैं ग्राम भोजक हूं किसी गांव का, तो मेरा पुत्र भी ग्राम भोजक होगा, उसका पुत्र भी ग्राम भोजक होगा। तो मतलब यह एक अनुवांशिक चीज थी। अब ग्राम भोजक क्या था बेटा? ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ठीक है बात। जैसे दक्षिण भारत में जिसको बेलल्ला कहा गया है, वहीं पर उत्तर भारत में उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। दास और मजदूर कौन? जैसे सदर्न इंडिया में कैडेसियार और अधिमई थे, वैसे इनके जो दास और मजदूर थे वो इनकी भूमियों पर काम किया करते थे, उत्पादन किया करते थे, खेती किया करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण, अब ये गांव में सबसे प्रभावशाली है बाबू, तो प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। तो आप एक तरह से कह सकते हो ये जमींदार के तौर पर काम कर रहे थे वहां पे। ठीक है बात। तो राजा इन्हीं से टैक्स को कलेक्ट करने का काम दे देते थे। तो ये जो ग्राम भोजक थे वो टैक्स भी कलेक्ट वहां पर किया करते थे। मतलब एक तरह से कैसे, तो राजा के अधिकारी के तौर पर भी ये काम करते थे। अधिकारी में ये न्यायाधीश का भी, कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। मतलब उस गांव क्षेत्र में चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई लीगल काम भी होता है, लीगल से रिलेटेड हो, लॉ से रिलेटेड हो, तो वो सारे काम वहां के ग्राम भोजक ही किया करते थे। समझ में आ गई बात? अब देखो, ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। जो ग्राम भोजक थे उनके अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। मतलब इनके पास जो भूमि होती थी वह ग्राम भोजक की तुलना में कम होती थी। जैसे सदर्न इंडिया में जिसको आपने हलवा उड़वर कहा है, वैसे यहाँ पर कौन था बेटा? गृहपति था।
इनमें ज्यादातर छोटे किसान भी होते थे। जैसे वहां पर आपके छोटे किसान थे, साधारण हलवा थे, उड़वर, वैसे यहाँ पर कौन है आपका, गृहपति है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, जिन्हें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरी की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अब देखो, तो अगर आप दक्षिण और उत्तर की तुलना करते हो, तो दक्षिण में नाम कौन कौन से थे बेटा, वेलल्ला, वेलल्ला, वेलल्ला। उसके बाद से आपका उड़वर, उड़वर। फिर उसके बाद कडेसियार, केडेसियार, ठीक है बात। और उसके बाद आपका चौथा नाम कौन सा हो गया आपका, अधिमई। चौथा नाम कौन सा हो गया, अधिमई। तो ये तीन तरह के लोग यहाँ पर थे, अधिमई, ये तीन तरह के लोग यहाँ पर थे। ये एक श्रेणी बन गया, ये एक श्रेणी और एक श्रेणी। उसी तरह अगर आप उत्तर भारत की बात करते तो उत्तर में भी तीन श्रेणियां थी। तो जो सबसे ऊपर रहता था उसको ग्राम भोजक कहा जाता था, ग्राम भोजक। दूसरा जो बनता था वो गृहपति, गृहपति। और जो तीसरा बनता था वो किसका बनता था, दास या फिर कर्मकार का। समझ में आ गई बात। इनके पास कोई भूमि नहीं होती थी। गृहपति के पास छोटी भूमि हुआ करती थी, इनके पास ज्यादा भूमि हुआ करती थी। इनके पास कोई भूमि नहीं हुआ करती थी, इनके पास छोटी भूमि हुआ करती थी, ये ज्यादा बड़े भूमि भूमि आपके स्वामी हुआ करते थे। ठीक है बात। अब देखो, अधिकांश गांव में और अन्य काम क्या होते थे, ये तो कृषि वाली बात हो गई। अन्य और बाकी के काम क्या क्या होते थे, लोहार होते थे, कुम्हार होते थे जो लोहे का काम कर रहे हैं, जो आपके बर्तनों का काम कर रहे हैं, लकड़ी का काम कर रहे हैं, बढ़ई हुआ करते थे, और बुनकर होते थे जो कपड़े का काम करते थे। जैसे कुछ शिल्पकार भी हुआ करते थे। तो अब देखो, ये सारे काम यहाँ कृषि के अलावा वहां पर लोहे का भी काम होता था, बर्तन बनाने का भी काम होता था, लकड़ी के भी काम होता था, और कपड़े बनाने का भी काम होता था। अब देखो, यहाँ पर आपको एक बॉक्स में दिया हुआ है तमिल रचनाएं, जिसको आप बोलते हो संगम साहित्य। इनके बारे में देखते हैं, संगम साहित्य क्या है। जैसे आपने उत्तर भारत की बात की थी, तो उत्तर भारत में सबसे प्राचीनतम आपको कौन सा मिला था, ऋग्वेद मिला था, या फिर वैदिक साहित्य आप कह सकते हो। उसी प्रकार सदर्न इंडिया की बात करते हो तो वहां पे प्राचीनतम रचनाओं में आते हैं आपके संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी, मतलब आज से 2300 साल पहले की बात हो रही है। तो मतलब लगभग 300 BC में इनकी रचना की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै, अब मदुरै हमें मानचित्र 7 मिलेगा, पृष्ठ 89 पर देख लेते हैं मदुरै कहाँ पर है आपके, कावेरी के दक्षिण में देखने को मिलेगा मदुरै। देखिए, यहाँ पर आपको मदुरै देखने को मिल रहा है, ठीक है, मदुरै यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी अरिका मेडू भी आएगा, तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ, अरिका मेडू की बात की जाएगी यहाँ पर। ठीक है बात। फिर वहां पर भरूच की बात की जाएगी, तो यहाँ पर आपको भरूच भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है बात। तो भरूच भी याद रखिएगा, ये गल्फ ऑफ खंबात है, उसके पास आपको देखने को मिल जाता है भरूच। ये आपकी कौन सी नदी है, ये आपकी कावेरी नदी है। कावेरी के दक्षिण में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मदुरै, जहां पर शासन किया करते थे पांडे। और कावेरी नदी के उत्तर में अगर आप आओगे तो यहाँ पर देखने को मिलते हैं चोल। और अगर आप केरल वाले में चले आते हो तो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं आपको चेर। ठीक है बात। पांडे यहाँ पर हैं, चोल यहाँ पर हैं, और चेर यहाँ पर है। ठीक है बात। चलो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ठीक है। तो मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। ठीक है बात। तो वहां पर एक तरह से समझिए संगम होता था, अलग अलग क्षेत्र के कवि आते थे जो अपनी रचनाओं को एक साथ मिलाते थे। तो जब मिलाते थे तो वो संगम हो जाता था, संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अब गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का, चाहे आपने ऊपर देखा था वेलल्ला देखा था, आपने उड़वर देखा था, आपने आदिमई देखा था, आपने केडेसियार देखा था, तो ये सारे नाम का उल्लेख कहाँ से पाया गया है, ये संगम साहित्य से ही पाया गया है। तो लिखित जो साक्ष्य है वो हमारे लिए सबसे प्रामाणिक हो जाते हैं। तो वहां पर जैसे जैसे जो नाम होते थे वो यहाँ पर प्रयोग किया गया था, कि वहां पर बड़े जो भूस्वामी थे उनको क्या कहा जाता था, छोटे भूस्वामी थे उनको क्या कहा जाता था, जो भूमिहीन जो गरीब व्यक्ति थे उनको क्या कहा जाता था। जैसे रचनाओं में अलग अलग पात्र होते हैं ना, कैरेक्टर्स होते हैं। तो एक बड़ा राजा हुआ करता होगा, बड़ा भूस्वामी होता होगा, एक छोटा कैरेक्टर होता होगा जो छोटा भूस्वामी होगा, और कुछ गरीब तबके के लोग रहते
होंगे उनको कहा जाता होगा। तो ये जो कैरेक्टर्स होते थे उनसे वो नाम वहां पर डिस्क्राइब किए गए थे। तो ये यहां से पता चल जाता है कि इस तरह के क्लासेस वहां पर बने हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं। अब सिक्कों की अगर बात करते हैं तो देखो, जो भारत में सबसे पुराने सिक्के, जैसे अगर मैं बात करता हूँ पाषाण काल की, क्या पाषाण काल में हमें कोई सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, स्टोन एज में हमें कोई सिक्के प्राप्त नहीं हुए, वो तो शुरुआती जीवन था मानव का। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ताम्र पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, तो क्या इस समय कोई सिक्के प्राप्त हुए हैं? नहीं, ताम्र पाषाण काल में भी कोई सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है बात। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हड़प्पा काल की, हड़प्पा काल की, क्या हड़प्पा काल में कोई सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो आप कहेंगे नहीं, हमें सिक्के के वहां पर कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। वहां पर बाटर सिस्टम होता था, सामान के बदले सामान ही लिया दिया जाता था। ठीक है बात। अब आते हैं वैदिक काल में। अब वैदिक काल के आपको दो श्रेणियां मिलती हैं, एक मिलता है आपको पूर्व, जिसको आप ऋग्वैदिक काल कहते हो, और एक मिलता है उत्तर। ठीक है बात। अब देखिए, पूर्व में की अगर आप बात करते हो तो यहां पर कोई सिक्कों के प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है बात। अब देखो, अब उत्तर वैदिक काल की अगर आप बात करते हो तो ये एक तरह से समझिए ये विकास का चरण है। ठीक है बात। अब देखो, ये एक विकास का चरण है जिस वजह से यहां पर भी अभी कोई सिक्कों के प्रमाण देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसके आगे महाजनपद काल में आ जाते हो, महाजनपद काल में आ जाते हो, या फिर उत्तर वैदिक काल के आखिरी चरण में आ जाते हो और महाजनपद काल के शुरुआती चरण में आ जाते हो, तो उस समय से आपको सिक्के मिलना शुरू हो जाते हैं। तो वही चीज यहां पर बात की गई है। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहार सिक्के जो करीब 500 साल चले थे, मतलब जब से वो शुरू हुए थे तब से वो 500 साल तक चलते रहे, इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहात, आहात मतलब होता है ठप्पा मार दिया जाता था। तो या तो ये चांदी का प्लेट होता था, जैसे चांदी का प्लेट था, या फिर तांबे का प्लेट होता था, उस पर गर्म करके उस पर पंच मार दिया जाता था, उस पर ठप्पा मार दिया जाता था, आहात करके बनाए जाते थे। इन्हीं कारण इन्हें आहात सिक्के कहा गया है, या फिर इसको आप अंग्रेजी में पंच मार्क्ड क्वाइन कहते हो। तो सबसे पुराने सिक्के जो भारत में आपको प्राप्त हुए हैं वो कौन सिक्के हैं? आहात सिक्के हैं या फिर पंचमार्क क्वाइन होते हैं। ठीक है बात। ये कुछ उसके प्रमाण है। ये सामने से दिखता है और ये पीछे से दिखता है। तो इस तरह की प्लेट थी, उस पर ये ठप्पा मार दिया गया था, उस पर ये क्या किया गया था बाबू? ठप्पा मार दिया गया था। ठीक है, अब देखिए आहत सिक्के कैसे बनाए जाते थे। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल हुआ होते थे। अब देखो, या तो ये रेक्टेंगुलर होंगे, या तो फिर ये स्क्वायर के शेप में होंगे, या तो फिर ये गोल होंगे। ये तीन आकृतियों में हाथ सिक्के बनते थे। ये या तो धातु की चादर को काट करके या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। ठीक है बात। अब देखो, या तो इसको चादर प्लेट के फॉर्म में बना दिया जाता था और उस पर ठप्पा मार देते थे, या तो आपको गोलिकाएं बना दी जाती थी और इसको पकड़ करके प्रेस कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था, जिससे वो आकृति आपकी बन जाती थी। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, इस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं देखने को मिलता है। वो आपको आगे के समय देखने को मिलेगा जब भारत में ग्रीक आते हैं। तो ग्रीकों के समय से इस पर लेख बनना, लेख लिखना शुरू हो गया था। इस पर अलग अलग प्रकार के लेख लिखना शुरू हो गए थे, वो ग्रीकों के समय की बात है। लेकिन शुरुआती सिक्कों में किसी प्रकार का कोई भी लेख नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। इन पर ठप्पा मार दिया जाता था और कुछ चिन्ह बनाए जाते थे, इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाए। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। मतलब आहत मतलब होता है चोट मारना, पंच कर देना, पंच कर देना, चोट कर देना, इसलिए इसको आहत सिक्के कहे गए। इस सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा के आरंभिक सदियों में ये प्रचलन में रहे। देखो, अगर आप बात करते हैं सबसे पुराना जो सिक्का मिला है वो तक्षशिला में मिला हुआ है। ठीक है बात। सबसे पुराना सिक्का कहां पर मिला है? तक्षशिला में। और सर्वाधिक सिक्का जो है इस प्रकार का वो मगध में मिला है। सर्वाधिक कहां पर मिला है बेटा? मगध में। मगध में कहां पर बेटा? पाटलिपुत्र के आसपास, जिसको आप आज की डेट में पटना बोलते हो, उसके आसपास सर्वाधिक इस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और सबसे पुराना सिक्का कहां पर मिला है बाबू? तक्षशिला में मिला है। ठीक है। अब देखो, अब विनिमय के साधन क्या थे? जैसे विनिमय के लिए आप किसका प्रयोग करते थे बाबू? तो सिक्कों का प्रयोग होना शुरू हो गया था। लेकिन कई जगहों पर सामान भी लेन देन में आते थे, जिसको आप बार्टर सिस्टम बोलते हो, बार्टर सिस्टम बोलते हो। देखो, अब संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता है, जैसे क्या दिया हुआ है? खेतों से सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए। ठीक है बात। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चादरी से सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाए, शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। अब देखिए बाबू ध्यान से, यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इतिहास के रिस्पेक्ट में, विनिमय विनिमय के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या क्या है? देखो, यहां पर इंपॉर्टेंट था नमक। ठीक है बात। फिर उसके बाद यहां पर दिया हुआ है धान,
फिर उसके बाद आपके गाड़ियां दी हुई हैं, गाड़ियां दी हुई हैं। ठीक है बात, ठीक है बात। अच्छा अब देखो, समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता, तो नमक जो होता था वो कहाँ से लिया जाता था बेटा? समुद्र से पाया जाता था, समुद्र से पाया जाता था। अब देखो व्यापारी किस चीज से इसका विनिमय करते थे? तो नमक का विनिमय किससे होता था बेटा? धान का। किसका होता था? धान का। अब देखो, धान गाड़ियों पर लादे नमक के लिए, समझ में आ गई बात? तो नमक के लिए किसका विनिमय होता था बेटा? धान का विनिमय होता था। अब वे किस तरह से यात्रा करते थे? वो किससे यात्रा करते थे बेटा? वो गाड़ियों से यात्रा किया करते थे, या फिर आप कह सकते हो रथ से वो यात्रा किया करते थे। तो रथ से एक जगह से दूसरी जगह वो जाया करते थे। ठीक है बात? तो यहां से ये पता चल जाता है। तो कई क्षेत्रों में अगर आपके सिक्के प्रश्न में आ गए थे, लेकिन साउथ सदर्न इंडिया में अगर आप आते हो तो अभी भी कौन सा सिस्टम चल रहा है? अभी भी वहां पर बार्टर सिस्टम चल रहा है। जैसे उत्तर भारत में अगर देखोगे तो वहां पर सिक्के प्रश्न में आ गए थे, परंतु दक्षिण भारत में अभी भी कौन सा सिस्टम चल रहा था? बार्टर सिस्टम ही चल रहा था, वस्तु विनिमय प्रणाली ही चल रही थी। अब देखो, अब अभी तक आपने गांव की बात कर ली, अब हम किसकी बात करेंगे बेटा? नगर की बात करेंगे। गांव का सीक्वेंस आपको समझ में आ गया? गांव में तीन तरह से डिवीजन हुआ करता था। ठीक है बात? अब उसी तरीके से आपको देखना, नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र था। अब नगरों में क्या क्या होता था, अब उसके बारे में देखते हैं। देखिए, नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, मानचित्र 7 पृष्ठ 89 वहीं पर आते हैं वापस से। वैसे मथुरा तो सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, ये रहा आपका मथुरा। ठीक है बात? आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ये कौन सी नदी है। ठीक है बात? ये कौन सी नदी है? ये वाली। ठीक है बात? मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप लोग देख करके बताएंगे मुझे। ठीक है बात? ये तो आपकी गंगा हो गई है। चलो आप लोग बताइएगा, मैं आगे नहीं बताऊंगा। ठीक है बात? चलो एक ये नदी बता देना कमेंट सेक्शन में, वन ऐसे कमेंट सेक्शन में लिखना वन, और यहाँ पर लिखना टू। ये वाली भी बताएंगे आप लोग, ये वाली। ये दो नदियां आप लोग को बतानी है। ठीक है? चलिए कमेंट सेक्शन में वन और टू, पहला नदी और दूसरी नदी दोनों बताएंगे आप लोग। ठीक है, मथुरा हो गया, आप लोग देख लिए। अब यहाँ पर कुषाण वंश की बात हो रही है। किसकी बात की जा रही है बाबू? कुषाण वंश की बात की जा रही है। अब कुषाण वंश के दो कैपिटल थे, एक था पुरुषपुर पेशावर, और दूसरा कौन सा था आपका? मथुरा था। दो कैपिटल बनी हुई थी इनकी, पुरुषपुर पेशावर, और दूसरा कौन सा था आपका? मथुरा था। ठीक है बात? अब इसमें जो एग्जाम्पल लिया गया है वो मथुरा का लिया गया है। अब देखो, यह 2500 साल के से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मतलब अगर आप इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो 2500 साल पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो प्रमुख रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। अब ध्यान से देखेंगे बाबू हो क्या रहा है। ठीक है, देखिए, अगर आप मथुरा की बात करते हैं तो यहां पर है आपका मथुरा। तो मथुरा जो था एक तरह से दो बिंदुओं के, दो कनेक्शन पॉइंट के बीच में पड़ता था। कैसे? ठीक है, अब देखो, एक जो उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से कहां पर? ईस्ट की ओर जो मार्ग जा रहा है उसके बीच में पड़ता था, और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। अब ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। इनके मध्य में ये पड़ता था आपका मथुरा, इनके बीच में पड़ता था मथुरा। तो अगर यहाँ पर अब ये मार्ग जो था, ये व्यापारिक मार्ग है बेटा। अब व्यापारिक मार्ग के मध्य में पड़ रहा है, तो एक तरह समझिए जो भी व्यापारिक मार्ग के किनारे इर्द गिर्द जो भी गांव रहेंगे, तो वह आपके ज्यादा विकसित हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स के लिए सुविधा बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है? तो इस वजह से मतलब वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत ज्यादा हो जाती है, ये फायदा है वहां पे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलाबंदी थी, इनमें अनेक मंदिर थे। ठीक है बात? वो पुराने समय से ही मंदिर चले हुए आ रहे थे, तो ठीक है बात? और यहाँ पर अनेक मंदिर थे। आसपास किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। अब ध्यान समझिए बाबू, अब आप अगर कुषाण वंश की बात करते हो तो कुषाण वंश के समय दो तरह की कला का विकास होता है। एक होता है गांधार कला और एक होता है मथुरा कला। मथुरा कला, ठीक है बात? कनिष्क के समय की मैं बात कर रहा हूं। अगर गंधार की बात करते हो तो इसका जो क्षेत्र था वो था नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, और मथुरा की अगर आप बात करते हो तो इसका जो क्षेत्र था वो ईस्ट और सेंट्रल इंडिया वाला क्षेत्र था।
तो यहाँ पर दो तरह की आकृतियां बनती थी, मूर्तियां बनाने की परंपरा यहाँ से आरंभ हो गई थी। मथुरा एक बहुत ही बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था कुषाण वंश के समय। वहां पर एक स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप होता है जिसे आप बोलते हो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बोला जाता है। ठीक है बात। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो पहली राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर, या फिर आप बोलोगे पेशावर। पेशावर। ठीक है बात। पहली राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर, पेशावर थी। और दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। ठीक है बात। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का ही विकास नहीं, बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी थे। ये कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। जो वैष्णव संप्रदाय था या फिर जो कृष्ण भक्ति की अगर आप बात करते हैं तो उसका ये महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है बात। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। ठीक है बात। जो वहां पर प्रस्तर खंड मिले हुए हैं, प्रस्तर खंड मतलब होता है जो आपके स्टोन के पार्ट्स मिले हुए हैं, प्रस्तर खंड मिले हैं, और जो मूर्तियां हैं उस पे अनेक अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्री तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। ठीक है बात। संक्षिप्त है मतलब शॉर्ट में लिखे हुए हैं, जो कि स्त्री और पुरुष कोई भी अगर महिला या फिर पुरुष मठों को जो दान में देता था उसका उल्लेख यहाँ पर मिल जाता है। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। अब देखो, या तो राजा होंगे, या तो रानी होंगी, या तो जो बड़े बड़े अधिकारी होंगे उनके, व्यापारी होंगे, और जो शिल्पकार होंगे। शिल्पकार मतलब जो भी किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहा है वो इस प्रकार का दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों का, लुहारों का, बुनकरों का, टोकरी बुनने वालों का, माला बनाने वालों का और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। मतलब इनके द्वारा वहां पर कुछ ना कुछ दान में दिया गया था मठों को। सुनारों मतलब वहां पर सोने के काम भी होते थे। अब मथुरा के क्षेत्र में देखो कौन कौन से काम हो रहे हैं। सोने के काम हो रहे हैं, लोहे के काम हो रहे हैं, कपड़े के काम हो रहे हैं, टोकरी बुनने के काम हो रहे हैं, बीड्स मेकिंग या फिर माला बनाने के काम हो रहे हैं, इत्र बनाने के काम हो रहे हैं, क्योंकि पास ही में कन्नौज भी है बाबू, तो इत्र का केंद्र वह कन्नौज है, इत्र बनाने के काम हो रहे हैं। तो ये सब के उल्लेख वहां पर मिल जाते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखो, मथुरा के लोगों के व्यवसाय की सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। कौन सा नहीं था? इत्र बनाना। समझ में आ गई बात। तो ये सारे वहां पर नहीं थे। लोहार नहीं थे बाबू, लोहे का काम हड़प्पा में नहीं होता था। ठीक है बात। तो ये सारे वहां पर नहीं थे। ठीक है बात। माला बनाने वाले वहां पर भी थे और यहाँ पर भी थे। टोकरी बुनने वाले वहां पर भी थे और यहाँ पर भी थे। सोनार वहां पर भी हुआ करते थे, यहाँ पर भी हुआ करते थे। ठीक है बात। तो ये सारी चीजें थी। मतलब वहां पर जो आपके सोना आयात होता था बाबू वहां पर। ठीक है बात। जो आपके कर्नाटक वाला क्षेत्र है वहां से आयात किया करते थे। ठीक है। तो ये सारे थे, बाकी ये दोनों नहीं हुआ करते थे। अब देखो, शिल्प तथा शिल्पकार। वहां पर किस किस प्रकार के शिल्प और शिल्पकार होते थे बाबू? देखो, पुरास्थलों में शिल्प के नमूने मिले हैं। जितने भी आपके आर्कियोलॉजिकल साइट मिले हैं वहां पर शिल्प के नमूने मिले हैं। ये मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बहुत ही सुंदर और पतले बर्तन मिले हैं जिनके उत्तरी काली चमकीले पात्र कहा जाता है। मतलब उत्तरी मतलब होता है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मतलब उत्तर वाले क्षेत्र में मिलता है, इसलिए इसको नॉर्थ बोला गया। काले रंग का था इसलिए इसको ब्लैक बोला गया। चमकदार था इसलिए पॉलिश बोला गया, और बर्तन थे इसलिए इनको वेयर बोला गया। तो मतलब इसको आप बोल सकते हो उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए इसको उत्तरी बोले गए। रंग में कैसे हुआ करते थे? काले हुआ करते थे। और उसके बाद चमकीले मतलब पॉलिश होते थे। एनबीपीडब्ल्यू इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। मतलब और भी बहुत सारे बर्तन बनते होंगे लेकिन हो सकता है उनके अवशेष नहीं बचे हैं। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे अब देखो, और भी शिल्प कैसे कैसे हुआ करते थे बेटा? कपड़ा हुआ करता होगा, मिट्टी के और भी बर्तन हुआ करते होंगे। प्लस उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो वहां पर जो सोने के सोनाकार या फिर जो बीट्स बनते थे, तो उसके अवशेष यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन उनका उल्लेख यहाँ के लिखित साक्ष्य में मिल जाता है। जो यहाँ पर टेक्स्ट है, जो साक्ष्य है, वहां से प्राप्त हो जाता है। जो भी वहां पर लेखन हुआ था वहां से पता चल जाता है। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर कपड़े के उत्पादन की बात की जा रही है। जैसे उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, जिसको आप मैनचेस्टर बोल सकते हो बेटा। उत्तर में अगर आप बात करते हो तो वाराणसी था, और दक्षिण में अगर आप बात करते हो तो मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। यहाँ पर कौन काम करता था बेटा? स्त्री और पुरुष दोनों काम किया करते थे। अनेक शिल्पकारों तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। ठीक है बात। अब देखो, अब यहाँ पर संघों की बात हो रही है, क्योंकि कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें संघ का इंपॉर्टेंस होगा ही होगा। क्यों? अगर संघ नहीं होगा बेटा तो वो काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है बात। एक
पार्ट होना चाहिए। जैसे अब देखो, जो शिल्पकार के अलग संघ बनेंगे, व्यापारियों के अलग संघ बनेंगे। जैसे अब देखो, इन्हें श्रेणी कहा जाता था। जैसे शिल्पकारों की जो श्रेणी का काम क्या होता था, जो शिल्पकार के जो ग्रुप होता था, जो संघ होता था, जिसको आपको श्रेणी बोला गया है। अभी अगर आपसे पूछे श्रेणी क्या है, तो श्रेणी क्या होता था बेटा, संघ हुआ करता था, ग्रुप हुआ करता था। तो उसमें जो शिल्पकारों का संघ होता था, उसका काम क्या था बेटा, प्रशिक्षण देना। काम का प्रशिक्षण देना मतलब ट्रेनिंग देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना मतलब रॉ मटेरियल वहां पर प्रोवाइड कराना, प्लस जो तैयार माल है उसका वितरण कराना। मतलब अब देखो, ट्रेनिंग दे दी गई कि किस प्रकार से काम करना है। अब उस काम करने के लिए जो कच्चा माल था वो प्रोवाइड कर देता था वो संघ। उसके साथ साथ जो तैयार माल है उसका वितरण भी करवा देता था। जो आपके तैयार माल है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कैसे भेजना है, वो भी ये काम करवा देता था। तो श्रेणी एक प्रमुख भूमिका निभाता था वहां पर। ये शिल्पकारों का हो गया। अब देखो, जो कि व्यापारी की जो श्रेणियां होती थी वो व्यापार का संचालन करती थी। अब देखो, ये श्रेणी शिल्पकारों का काम क्या होता था, बनाना। अब व्यापार का काम क्या हो गया, उसको एक जगह से दूसरी जगह खरीद करके पहुंचाना। अब देखो, जैसे अब अब ये जो श्रेणियां थी व्यापारियों की, पहली बात तो वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेकर के जाएंगी। दूसरी चीज, ये जो श्रेणियां थी वो बैंकों के रूप में भी काम करती थी। ठीक है, बात किसके रूप में काम करती थी, बैंक के रूप में काम करती थी। जहां लोग पैसे जमा रखते थे या फिर वो ऋण देने का भी काम कर सकती थी, वो अपने पैसे को वहां पर सेव कर सकते थे और वहां पर ऋण देने का काम करती थी। इस धन का निवेश से लाभ के लिए, इस धन के निवेश के लाभ के लिए, ठीक है बात, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। मतलब वहां पर कुछ ना कुछ उनको क्या मिल जाता था बाबू, कुछ ना कुछ आपको टैक्स मिल जाते थे, कुछ सॉरी इंटरेस्ट मिल जाता था। तो लाभ के लिए किया जाता था, निवेश करते थे उसमें। और उस मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, और या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। अब देखो, अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यापारी है, व्यापारी है, ठीक है। अब ये क्या करता था बेटा, मान लीजिए कि कोई भी अन्य आपके कर्मकार है या फिर शिल्पकार आप बोल देते हैं इसके, एक लेते हैं शिल्पकार और एक ले लेता हूं मैं कर्मकार, कर्मकार। ठीक है बात। तो ये शिल्पकार व्यापारियों के पास अपने पैसे को क्या करेगा बेटा, जमा कर सकता है, एज ए बैंक की तरह भी काम कर सकते हैं ये। ठीक है बात। और ये जो व्यापारी हैं, अब ये इस पर इनको क्या देंगे बाबू, इंटरेस्ट देंगे। ये इस पर क्या देंगे बेटा, इंटरेस्ट देंगे, तभी तो ये शिल्पकार इनके पास पैसा जमा करेगा। ठीक। अब देखो, ये व्यापारी जो है, अब मान लो इस पर जो इंटरेस्ट इनको मिल रहा है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको, 2%। कितना मिल रहा है बेटा, 2% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये व्यापारी जो है इस कर्मकार को पैसा देंगे, इस कर्मकार को पैसा देंगे एज ए लोन। और इससे जो इंटरेस्ट ये लेंगे वो लेंगे 4%। ये क्या लेंगे बेटा, 4%। अब इन दोनों के बीच में, अब यहां से जो इन्होंने पैसा, ये जो मुनाफा पाया है 4%, उसका 2% हिस्सा इन्होंने इनको दे दिया, शिल्पकार को दे दिया। बाकी बचा जो 2% है वो इनका प्रॉफिट है। अब इस 2% का हिस्सा जो है, अब ये तो दे दिया गया शिल्पकारों को, कुछ हिस्सा इसमें से दे दिया गया। अब बाकी बचा हुआ जो प्रॉफिट है, ये मठों को ध्यान में दे सकते थे, ठीक है बात, या फिर धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। क्लियर हो गई बात। इतनी सारी चीजों का लिखा हुआ ये है कि जो आज आप एक समय मॉडर्न बैंक आप देखते हो, जिस जिस प्रकार से आज के जो बैंकिंग सिस्टम आपका काम कर रहा है, वहां पर उस समय व्यापारियों की श्रेणी काम किया करती थी। जो व्यापारी थे उनकी जो श्रेणियां हुआ करती थी, उनका जो संघ हुआ करता था, वो उस प्रकार के काम को संचालित किया करता था इस समय में। क्लियर हो गई बात। अब देखो, तो दो प्रकार के आपने संघ देखे यहां पर, एक तो शिल्पकारों का संघ देखा, उनके काम को आपने देखा। दूसरा आपने क्या देखा, व्यापारियों का संघ देखा और उसके काम को आपने देख लिया। ठीक है, अब ये एनबीपीडब्ल्यू क्या है जो आपने ऊपर पढ़ा है उसको देख लेते हैं। यह एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतहों वाले पात्र हुआ करते थे। जैसे देखने में आप इसको उसके बर्तन नहीं कह सकते हो, क्या कहते हैं, मिट्टी के बर्तन नहीं कह सकते, ये इतने कठोर होते थे कि इनको धातु के रूप में कह सकते हो। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे। मतलब आप इसको कह सकते हो बेटा, ये आपके किस प्रकार के हो गए, टेराकोटा हो गए, टेरा कोटा हो गए। मतलब इनको पका दिया जाता था उच्च तापमान पर। ठीक है बात, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। ठीक है बात, पक गए, कठोर हो गए, प्लस बाहरी सतह कैसी हो गई, काली हो गई। इन्हीं पर पतली काली लेप भी लगा दिया जाता था, मतलब उनको पॉलिश कर दिया जाता था, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान कर देता था। ठीक है बात। तो पहले क्या करता था, जो भी आपका कुम्हार होता था, वो मिट्टी का बर्तन बनाता था, उसको भट्टी पर रख देता था, भट्टी पर वो गर्म हो जाती थी, बाहरी सतह काली हो जाती थी, एकदम कठोर हो जाता था वो। और फिर जब काली हो जाती थी उसके ऊपर काला लेप लगा दिया जाता था। काला लेप लगाने से वो और ज्यादा चमकदार हो जाती थी। ठीक है बात, ये होता था। ये है आपके एनबीपीडब्ल्यू नॉर्दर्न ब्लैक वेयर, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हो गया। ठीक है बात। अब देखो, सूत कातने और बुनने के नियम। ये जो नियम है बाबू, ये आप अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, अर्थ शास्त्र में देखने को मिलता है।
जो कि लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। ठीक है बात, जो कि लिखा गया था किसके द्वारा बेटा? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, जिसको आप चाणक्य भी बोलते हो। ये देखो, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। ठीक है बात। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र के बारे में अध्याय 7 में, मतलब इसके पहले वाला जो चैप्टर था वहां पर बताया गया है। इसका वर्णन ये किया गया है कि किस प्रकार से एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई होती थी। मतलब किस प्रकार से एक कारखाना है, जो इंडस्ट्री है, वहां पर सूत की कताई और बुनाई की जाती थी या की जानी चाहिए। अब देखो, ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में किसको किसको लगाया जाएगा? विधवाओं को लगाया जाएगा, सक्षम अक्षम महिलाओं को लगाया जाएगा, भिक्षुड़ियों को लगाया जाएगा, वृद्ध वेश्याओं को लगाया जाएगा, राजा से अवकाश प्राप्त दासियों को लगाया जाएगा, सेविकाओं को लगाया जाएगा, या फिर अवकाश प्राप्त जो देवदासियां होती थी उनको लगाया जाता है। ठीक है बात, मतलब इस कार्य के लिए स्त्रियों को ही चुना जाता था। अब स्त्रियां किस प्रकार की हो सकती थी? मतलब जो अभी गृहस्थ जीवन में है या फिर जो किसी और कार्य में इन्वॉल्व है, वो अभी नहीं काम इसमें करेंगी। मतलब वह अपने सारे कामों से अगर मुक्त हो चुकी हैं या फिर अवकाश प्राप्त या फिर उनको हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है, उन सारी स्त्रियों को इस तरह के कारखानों में कामों में लगाना चाहिए। ठीक है बात। अब देखो, इनमें इन्हें इसके इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। मतलब जिस प्रकार का ये काम कर रही है उसके लिए इनको वेतन मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, वो किसी भी रूप में हो सकता है। अब देखो, जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। मतलब बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो कि इस प्रकार के काम करना चाहती हैं, मतलब जो गृहस्थ जीवन में भी हैं। ये तो वो हो गई जो कहां पर काम कर रही हैं, आपके कारखाने में काम कर रही हैं। और ये हो गई मतलब जो नहीं जा सकती हैं, फिर भी वह अपने स्पेयर टाइम में अपने घर में रह करके अपने गृहस्थ जीवन को और बाकी के काम को करने के साथ साथ इस काम में करना चाहती हैं, तो वह अपने दासियों को भेज करके कच्चा माल मंगाएंगी और घर में उसको बना करके चीजों को फिर वह अपने दासियों के द्वारा कारखाने में भिजवा देंगी। ठीक है बात। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, तो ये ऊपर वाली हो गई बेटा, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। मतलब सवेरे सवेरे लेकर के जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। जो कारखाने तक जा सकती थी वह वहां पर तड़के लेकर के जाएंगी, वहां पर उनको बेच करके वहां से वो पैसा प्राप्त कर सकती थी। इस समय माल को अच्छी तरीके से जांचने के लिए रोशनी रहती थी। मतलब सवेरे के समय में रोशनी होती है बेटा, तो उस समय माल की अच्छे से जांच हो जाएगी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बातें करता तो उसे सजा मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात, समझ में आ गई बात। अगर किसी प्रकार की कोई भी टीजिंग वो करता है या फिर वह उसके साथ कोई भी छेड़खानी करता है निरीक्षक, तो उसे उसकी क्या मिलनी चाहिए बेटा? दंड मिलेगा उसे। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया, जो भी काम उसे अलॉट किया गया है, अगर उसे पूरा नहीं किया गया तो उसे उसे जुर्माना देना होगा। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से है। काम पूरा करो तो आपको पैसे मिल जाएंगे, काम पूरा नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? जुर्माना देना पड़ेगा। और इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। मतलब अगर ये बहुत ही सघन हो गया या फिर मतलब वो काम ही नहीं कर रही है, रॉ मटेरियल लेकर के जा रही है लेकिन वो माल नहीं दे रही है, तो इस प्रकार का अगर वो किसी काम में इन्वॉल्व है तो उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। अब देखो उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता। तो ऊपर वाले हो गए सारी की सारी, निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किल झेलनी पड़ती थी? अब झेलनी क्या पड़ती थी बेटा? तड़के जाना पड़ता था, सवेरे सवेरे अपने काम को एक प्रॉपर समय में कंप्लीट करना पड़ता था, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती थी। तो हाँ, थोड़ी बहुत तो मुश्किलें यहाँ पर देखनी होती थी, थोड़े से रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पर कठोर थे। ठीक है, बात क्लियर होगी बात इतनी? तो आपने गांव के बारे में देख लिया, शहर के बारे में देख लिया, वहां की व्यवस्थाओं के बारे में देख लिया, और कुछ चीजों के बारे में अन्य आपने देख लिया, संगम काल के बारे में देख लिया, जैसे और कारखानों के बारे में भी आपने यहाँ पर सीख लिया कि किस प्रकार की चीजें वहां पर हुआ करती थी। ठीक है, अब देखो, अब एक सूक्ष्म निरीक्षण दिया हुआ है किसका बेटा? अरिकामेडू का। अरिकामेडू। अब मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में दिया हुआ अरिकामेडू मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, इसलिए दोबारा यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा। जैसे मदुरै आपके कावेरी नदी के नीचे था, अरिकामेडू उसके ऊपर है। ठीक है बात। अब देखो, अरिकामेडू की अगर आप बात करते हैं तो अरिकामेडू जिसको क्या बोला जाता है बेटा? पुदुचेरी। पुदुचेरी में ये लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था। ठीक है बात, यह एक पोर्ट हुआ करता था। पत्तन का मतलब कह सकते हो बेटा, पोर्ट हुआ करता था। ठीक है बात। 2200 से 1900 साल पहले की अगर ये बात हो रही है तो मतलब 2200 से 1900 साल पहले की मतलब 200 बीसी से लेकर के 100 एडी तक के बीच में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक या फिर आप
पोर्ट कह सकते हो, केंद्र हुआ करता था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, ठीक है बात। जो व्यापारी होते थे यहाँ से सामान को लाद करके ले जाया करते थे, या फिर जो भी आपके विदेशी चीज सामान आ रहा है उसको यहाँ पर उतारा जाता था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा, जो आने वाला सामान होता होगा उसको यहाँ पर स्टोर करते थे। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। वहां पर एक प्रकार के आपके बर्तन मिलते थे जिसको एम्फोरा कहा जाता था, तो उस प्रकार के पात्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस वाले क्षेत्र में आप अरिका मेडू से भूमध्य सागर मतलब यूरोप वाले क्षेत्र तक व्यापार होता था, ठीक है बात। मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते हैं। अब एम्फोरा आप है क्या, बड़े बड़े बर्तन है बाबू, इस तरह से आपने देखा होगा, ये बड़े बड़े कंटेनर्स होते थे इस तरह से, ठीक है बात। अब इसमें या तो शराब रखोगे या तो तेल रखोगे, समझ में आ गई बात। बड़े बड़े कंटेनर्स कह सकते हो, पदार्थ रखे जाते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे रहते थे। इस तरह से क्या लगा रहेगा बेटा, हत्था लगा रहता था। साथ ही एक एरेटाइन जैसी मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हुए हैं, ठीक है बात। एरेटाइन, एरेटाइन वहां के क्षेत्र क्या नाम है बेटा, तो वहां पे मुहर लगे हुए चमकदार लाल चमकदार बर्तन मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है बात। इटली का शहर मतलब इनका व्यापार यूरोप तक भी होता था बेटा। इस मुहर में लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी का दबाकर बनाया गया है, ठीक है बात। ये तो उसकी बात की जा रही है, ठीक है बात। अब देखो, कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन रोम का था, किंतु वे यहाँ यहीं बनाए जाते थे। मतलब डिजाइन रोम का था लेकिन उनका निर्माण भारत में हुआ है। ये रोमन लैप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। मतलब इनका व्यापार जो था, सिंपल सी बात है, इनका ये कहना है कि अरिका मेडू जो कि भारत में पुदुचेरी के पास है या फिर पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, इसका व्यापार यूरोप में इटली इटली और रोम साम्राज्य में हुआ करता था, ठीक है बात। बस इनका सिंपल सा यही कहना है बेटा, क्योंकि इस तरह की चीजें यहां पर प्राप्त हुई हैं जिस वजह से हम कह सकते हैं कि भारत का व्यापार जो था वो यूरोप के साथ हुआ करता था। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र के रहे होंगे। छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो कपड़ों के रंगने के काम में आते होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके भी पर्याप्त मात्रा के साक्ष्य मिले। मतलब यहाँ पर जो शीशे के बर्तन मिले हुए हैं और जो पत्थरों के जो मनके मिले हुए हैं वो भी यहाँ पर बेशकीमती हैं, वो भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। अब देखो, रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्यों की सूची बनाओ। व्यापार सिंपल सा, तो जितने भी चीजें हैं यहाँ पर रोम के, वहां पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उसकी सूची आप आराम से बना सकते हो। अब देखो, अब एक यूनानी नाविक द्वारा किया गया विवरण, पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी, ये किताब है बेटा। इसका किसने लिखा है इसके बारे में आज तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर जो भारत का व्यापार है या जो आपके लाल सागर के द्वारा जो व्यापार हो रहा है उन सब की जानकारी, या फिर जो भारत के प्रमुख पोर्ट है उन सब की जानकारी यहाँ पर मिल जाता है। इसमें बेरी गाजा की बात कर रहे हैं, जिसको आप भरूच का यूनानी नाम है बेटा। जो आप आज के डेट में भरूच देखते हो, जो खंबात की खाड़ी में मैंने आपको दिखाया था, भरूच का यूनानी नाम जो है वो बेरी गाजा है। उसी कहानी, बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र में आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। अब गल्फ ऑफ खंबात है बेटा, इस तरह से है। यहां पर है भरूच, तो ये सकरी जो खाड़ी है इसमें नाव को ले जाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ पर जहाज ले जा सकते थे। जो इस क्षेत्र में जो सम्राट राजा हुआ करते थे और इस क्षेत्र में जो कुशल मछुआरे होते थे वह यहाँ तक जहाज को ले जाया करते थे। अब देखो, बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्कों का आयात होता था। क्या होता था बेटा, आयात होता था, मतलब इसको मंगाया जाता था, इंपोर्ट आप कह सकते हो, ठीक है बात, आयात होता था, ठीक है बात। अब देखो, अब यहां से क्या भेजते थे बेटा, हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्नीलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहां से निर्यात किए जाते थे। ये हो गया आपका एक्सपोर्ट, ठीक है बात। अब देखो, शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी, ये सब यहां से भेजे जाते थे। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्लिलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहां पर
यहां से क्या करते थे बेटा, एक्सपोर्ट किए जाते थे, ये मंगाया जाता था और ये एक्सपोर्ट किए जाते थे। अब ये कहानी है बेटा, ये यूनानी नाविक द्वारा लिखी हुई कहानी है बेटा। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, क्योंकि राजा को पसंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो व्यापारी नहीं करने देगा वो। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें और अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। तो ये सब उपहार के रूप में राजा को दिए जाते थे। बर्तन हो गया, गायक हो गए, ठीक है बात, सुंदर औरतें हो गई, शराब हो गया, तो ये सब कुछ उत्कृष्ट चीजें थी जो यहाँ पर भेजी जाती थी। अब देखो, बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीजों की सूची बनाओ, बना ही लोगे, ठीक है बात। ऐसी दो ऐसी चीजें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। क्या नहीं होता था बेटा? पहला, रेशम का नहीं होता था उपयोग, इत्र का उपयोग नहीं होता था, ठीक है बात। उसके बाद आप अगर देखोगे तो यहाँ पर तांबा, टिन, और उसके बाद शराब का उपयोग वहां पर नहीं हुआ करता था, तो ये सारी चीजें वहां पर उपयोग में नहीं आती थी। अब देखो, अब व्यापार और व्यापारी, अब ठीक है, व्यापार और व्यापारी। अब देखो, तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है, जिसको आपने बोला था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, एनबीपीडब्ल्यू। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरियां तथा थालियां, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों में मिले हैं, ठीक है। तो इनसे मिले हुए बर्तन अलग अलग जगहों पर मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे, ठीक है बात। अब एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचे होंगे बेटा? इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि जहां ये बनते थे, वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। मतलब ये जो एनबीपीडब्ल्यू है, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र में ना होकर के कई क्षेत्रों में मिला है बेटा। तो मतलब जहां पर ये बनता होगा, वहां से व्यापारी इसको उठाते थे और अलग अलग जगहों पर ले जाकर के बेचते थे। अब देखो, देखो दक्षिण भारत सोना, मसाले और खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है बात। जो दक्षिण भारत था, वहां पर क्या था बेटा? सोना, मसाले, आज भी है बेटा फेमस। दक्षिण भारत में आपको सोना मिलेगा, मसाले मिलेंगे, कार्डमम मिल्स केरल वाले क्षेत्र में, और ये सारी चीजें हैं, प्लस काली मिर्च, ये सारी चीजें वहां पर। कीमती पत्थर, जो कोस्टल एरियाज होंगे वहां पर आपको कीमती पत्थर भी मिल जाते थे। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। और एक कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, देखो ये प्रश्न बनता है बाबू इसी तरीके का, जैसे आपसे पुराना नाम पूछते का बेटा, जैसे पुद्दुचेरी का पुराना नाम क्या है? अरिकामेडु हो जाता है। भरूच को रोमनी नाम क्या हो जाता है बेटा? बेरी गाजा हो जाता है बेटा, ठीक है। तो इस तरह के नाम, जैसे पुरुषपुर किसका पुराना नाम है बेटा? पेशावर का पुराना नाम है। तो ये जो पुराने नाम है ये पूछे जा सकते हैं। रोम साम्राज्य में सबसे ज्यादा मांग किस चीज की थी? वो काली मिर्च की थी बेटा। इसको ये ब्लैक गोल्ड बोलते थे, काले सोना के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्र, जहाजों और सड़कों के रास्ते से रोम पहुंचाते थे, ठीक है बात। अब देखो, तो यहां पर दो तरह से व्यापार हो रहा है, एक हो रहा है इंटरनल और एक हो रहा है एक्सटर्नल। मतलब जो व्यापारी होते थे वो इंटरनल व्यापार भी कर रहे हैं और एक्सटर्नल व्यापार भी कर रहे हैं, ठीक है बात। अब दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के, सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चलता रहा होगा, ठीक है बात। मतलब दक्षिण भारत में रोम के सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। रोम के सिक्के प्राप्त हुए, जिससे यह पता चलता था कि यहां से वो सामान लेकर के जाते थे और वहां से सिक्का लेकर के ये भारत में आते थे। इससे यह पता चलता है कि रोम के साथ भारत का व्यापार बहुत ही अच्छा था, ठीक है बात। क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत में कैसे और क्यों पहुंचे होंगे? क्योंकि यहां से सामान गया, वहां से क्या आया बेटा? सिक्का आया, ठीक है बात। काली मिर्च को यवन प्रिय बोलते हैं बेटा, यवन प्रिय भी बोला जाता है, ठीक है बात। याद रखना, यवन प्रिय किसको बोलते हैं बेटा? काली मिर्च को बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। बहुत पैसा लाता था ये काली मिर्च जो था, वो भारत में बहुत पैसा लाया, बहुत रोमन मुद्राएं लेकर के आया, ठीक है बात। अब व्यापार से जुड़ी हुई एक कविता है बेटा, उसको देख लेते हैं। व्यापार के प्रमाण से हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। जो संगम कविता आपने संगम काल में देखा था, जो मदुरै में निर्मित हुआ था, वहां पर मिला है बेटा। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित पुहान पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन किया गया। पुहान पत्तन क्या है बेटा? जिसको आप मसूलीपट्टनम कहते हो, उसको पुहान पत्तम बोला जाता था, पुहार पत्तम बोला जाता था, पुहार पत्तम, सॉरी पुहान बोला मैं। पुहार पत्तम मसूलीपट्टनम का पुराना नाम है। देखो, अब देखो क्या है। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, घोड़े आए हैं बेटा, समुद्री समुद्री जहाज 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 से लाए गए हैं। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, अब देखो घोड़े हो गए, घोड़े हो गए, फिर इसके बाद क्या हो गया बेटा? काली मिर्च, मिर्च हो गई। हिमालय से मिले रत्न और सोना, रत्न हो गए, सोना हो गए। दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ी, मतलब चंदन हो गया। दक्षिण सागर के मोती, पर्ल हो गए, मोती हो गया। पूर्वी सागर के मूंगे, कोरल हो गए बेटा, मूंगे हो गए। गंगा कावेरी की फसलें, मतलब कृषि उत्पाद भी हो गया, कृषि उत्पाद भी हो गया। श्रीलंका से आए खदान, ये भी कृषि उत्पाद हो गया बेटा, श्रीलंका के खदान, श्रीलंका के खदान हो गए। म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती
आयात होते थे बेटा। समझ में आ गया? मतलब ये सारी चीजें थी बेटा जो यहाँ से आयात की जाती है। आप ये कह सकते हो कि श्रीलंका से सामान भारत में आ गया, भारत से इसको एक्सपोर्ट कर दिया गया। म्यांमार से सामान यहाँ पर आ गया और यहाँ से इसको क्या किया गया बेटा, एक्सपोर्ट कर दिया गया। ठीक है बात? या फिर आयात हो रहा है या फिर निर्यात हो रहा है। अब आयात किन किन चीजों का हो रहा है वो आप लोग देख चुके हो, निर्यात किन किन चीजों का हो रहा है वो भी आप देख चुके हो। तो इस तरह से यहाँ पर उल्लेख मिल जाता है आपके संगम साहित्य में। ठीक है बात? ठीक है। अब सूची बनाना है। क्या तुम बता सकते हो इनमें किन चीजों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा? तो ये आप बता ही सकते हैं किस चीजों में किया जाता होगा। ठीक है। अब देखो, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। ठीक है बात? अब देखो, कुछ कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। अब देखो, अरब सागर को पार करेंगे तो फिर अफ्रीका पहुंच जाएंगे, वेस्ट एशिया पहुंच जाएंगे या फिर यूरोप पहुंच जाएंगे। ठीक है। बंगाल की खाड़ी को पार करेंगे तो म्यांमार पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा? म्यांमार वाले क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। और कुछ समुद्र के किनारे किनारे चलते थे जिससे इंटरनल व्यापार हो जाता था बेटा। ठीक है। समुद्र के किनारे किनारे मतलब कुछ ऐसे रूट थे बेटा, और कुछ यहां से उठा और इधर चला गया, फिर यहां से उठा आगे चला गया, भरूच से उठा आगे चला गया। मतलब कुछ पार कर जाते थे और कुछ किनारे किनारे चलते रहते थे। मतलब इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों होते थे। नाविक मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। मतलब इनको मानसूनी हवाओं के बारे में या फिर ज्योग्राफी के बारे में पता था। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तटों तटों से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून का सहारा लेना पसंद करते के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। मतलब इस समय इंजन का निर्माण नहीं था, तो इनका पूरी डिपेंडेंसी किस पर थी बेटा? विंड्स पर थी। किस पर थी बेटा? विंड्स पर थी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए, जैसे भारत में जो चलने वाली होती है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड होती हैं। ठीक है बात? अगर वहीं पर मानसून की अगर आप बात करते हो तो वो हो जाती है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ट्रेड विंड हो जाती है। ठीक है बात? मतलब पहले इस तरह से विंड चलेगी तो जहाज को लेकर के चली जाएगी, और अगर वापस आना है तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का सहारा ले लेंगे। समझ में आ गई बात? मतलब अगर सामान को लेकर के आना है तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का सहारा ले लिए, और सामान को लेकर के वापस आना है तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का सहारा ले लिए। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से इनका व्यापार हुआ करता था। ठीक है। अब देखो, समुद्र, अब यहाँ पर ज्योग्राफी नहीं बता सकता हूँ, मानसून के बारे में नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। मतलब ले आने और ले जाने के लिए दोनों तरीके से इनके पास विंड मौजूद थी। तो ये एक्सपोर्ट भी कर सकते थे, इंपोर्ट भी किया कर सकते थे, दोनों चीजें हो सकती थी। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग पे एक बड़ा तटीय प्रदेश था। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। ठीक है बात? नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। ठीक है, जो कावेरी का मैदान था वो सबसे उपजाऊ था। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। क्योंकि यहां पर अब देखो, जो तटीय क्षेत्र के राजा होंगे उनके पास संपत्ति क्यों नहीं होगी बेटा? पहली बात होनी ही है। पहली बात, वहां पर ट्रेड भी हो रहा है, व्यापार भी हो रहा है, प्लस वहां पर खेती भी हो रही है। इसी तरीके से महाराष्ट्र को थोड़ी ना इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया बोल दिया जाता है, व्यापार की वजह से बोलते हैं ना बेटा। गुजरात इतना ज्यादा क्यों डेवलप हो गया? क्योंकि वहां व्यापार है। बंगाल में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट क्यों है? क्योंकि वहां पर कोस्टल एरिया मिल जाता है, तो वहां से ट्रेड संभव है बेटा, व्यापार संभव है। व्यापार संभव होने के कारण वहां पर ज्यादा पैसा आता है, इसलिए वहां पर विकास होगा। तो संपत्ति हो गई और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। अब मुवेंदार एक नया शब्द आपको मिला, मुवेंदार की चर्चा मिलती है, एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। मुवेंदार का अर्थ हो गया आपके थ्री मास्टर्स कह सकते हो या फिर तीन मुखिया कह सकते हो। इनका प्रयोग तीन शासक परिवार के मुखियाओं के लिए किया गया है। अब वो तीन शासक कौन कौन से बेटा? चोल है, चेर है और पांड्य है। अब देखो, मानचित्र शास्त्र और पृष्ठ 89 में ये दिया गया है, और मैंने आपको दिखा भी दिया है पहले ही कि चोल के बारे में, चेर के बारे में और पांड्य की बात करते हैं। ठीक है बात? जैसे पांड्य की अगर आप बात करोगे तो कावेरी नदी के दक्षिण में कौन मिलेगा आपको? पांडे मिल जाते हैं। और उसके बाद अगर कावेरी नदी के उत्तर में आ जाते हो तो यहाँ पर आपको चोल मिल जाते हैं। केरल वाले क्षेत्र में आ जाते हो तो यहाँ पर कौन मिल जाता है बेटा? चेर मिल जाते हैं। ठीक है बात? इनको मूविंदार कहा जाता है या फिर तीन मुखिया बोले जाते हैं बेटा। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। 2300 साल पहले की अगर आप बात कर रहे हो तो मतलब ये कब की बात हो रही है? 300 बीसी की बात हो रही है। 300 बीसी के आसपास ये तीन साम्राज्य जो थे वो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। इन तीन मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। एक तरह से कह सकते हो, एक इन्होंने बनाया था इकोनॉमिक कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल, या फिर आप बोल सकते हो ट्रेडिंग कैपिटल, ट्रेडिंग
कैपिटल जो कोस्ट पे रहेगा, और एक हो गया अंदरूनी हिस्से में, जिसको आप बोल सकते हो ये जो था ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल था, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल था। समझे बात को? प्रशासनिक राजधानी एक हो गया आपके व्यापारिक राजधानी, और दूसरा हो गया आपका प्रशासनिक राजधानी। ठीक है बात? तो इन जितने भी आप तीन क्षेत्र देख रहे हो, तीन राज्य देख रहे हो, चोल, चेर और पांड, इन दोनों के अपने कितने कैपिटल थे बेटा? दो दो कैपिटल थे। एक कोस्टल वाले हिस्से में स्थित था और एक अंदरूनी हिस्से में स्थित था। जो कोस्ट वाला था वो उनका इकोनॉमिक कैपिटल था या फिर ट्रेडिंग कैपिटल आप बोल सकते हो, व्यापारिक राजधानी बोल सकते हो, और जो अंदरूनी वाला हिस्सा था वो उनका प्रशासनिक राजधानी था, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल था। ठीक है बात? अब देखो, बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई था। ठीक है बात? मैंने पुहार को शायद मसूलीपट्टनम बोल दिया है, वो गलत हो गया, कावेरी पट्टनम है। कौन सा है बेटा? कावेरी पट्टनम है। ठीक है बात? कावेरीपट्टनम। पुहार को क्या बोला जाता है बेटा? कावेरीपट्टनम। ठीक है बात? ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये मुखिया लोगों से क्या करते थे? नियमित कर के बजाय उपहार लिया करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे, और ये आसपास के क्षेत्रों को जीतने का प्रयास करते थे, और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। जो इनके क्षेत्र के लोग, जो जहां तक इनका साम्राज्य था, उनसे उपहार लेते थे। ठीक है बात? लेकिन जहां पर इन्होंने आक्रमण किया या जिन क्षेत्र को इन्होंने जीता, वहां से इन्होंने शुल्क प्राप्त किया। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदार, सिपाहियों तथा कवियों के बीच में बांट देते थे। ठीक है बात? मतलब अपने अधिकारियों के बीच में बांट देते थे, या फिर जो इन पर आश्रित आपके कवि हैं, जो लेखक हैं, जो इनके क्षेत्र में रहा करते थे, जो ज्ञाता लोग हैं, जो ज्ञानी वर्ग था, उनको उनमें ये पैसा बांट दिया करते थे। ठीक है बात? अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े दिया करते थे। क्लियर हो गई बात? तो सीधी सी बात है, जिसके तुम आश्रित रहोगे वो तुम्हें पैसा दे रहा है, उसी के तुम देह पर तुम जीवित हो, तो उसकी तुम जरूर गुणगान करोगे। तो ये सारी चीजें। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है बात? अब देखो, 200 वर्ष के बाद जो वेस्ट इंडिया था, वहां पर सातवाहन वंश का प्रभाव बढ़ गया था। सातवाहनों में सबसे प्रमुख राजा जो गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी है, गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी है, उनके बारे में हमें माता गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। सातवाहन वंश में जो सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं, वो गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी है। ठीक है बात? और उनके बारे में जानकारी कहां से मिलता है? उनकी माता द्वारा लिखाया हुआ अभिलेख है, गौतमी बलश्री द्वारा, उनके द्वारा लिखाए हुए अभिलेख से जानकारी मिल जाती है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। अब दक्षिणापथ क्या है, इसको समझो बेटा। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, मतलब नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करने वाला जो मार्ग था, दक्षिणापथ के स्वामी थे ये। मतलब अगर तुमको नॉर्थ से साउथ जाना है, तो बीच में किसके क्षेत्र से गुजरना पड़ेगा? सातवाहन वाले से। और सातवाहन वाले से गुजरना रहेगा तो उनको क्या देना पड़ेगा? तुमको टैक्स देना पड़ेगा, चुंगी देनी पड़ेगी। चुंगी देनी पड़ेगी तो उनको रेवेन्यू मिलेगा, इकोनॉमी मिलेगी, इकोनॉमी उनका अर्थव्यवस्था तगड़ी होगी। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही एक नाम प्रचलित था। श्री शतकर्णी ने पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी और उन क्षेत्रों को जीता था। मतलब जो आपका सातवां, जैसे चोल, चेर और पांड्य जो दक्षिण भारत में आपके व्यापार कर रहे हैं, उसी तरीके से मध्य भारत और पश्चिम भारत की अगर आप बात करते हो, तो वहां पर सातवाहन वंश का भी व्यापार वाणिज्य चलता था। ठीक है बात? अब रेशम मार्ग और कुषाण की बात करते हैं। यह आखिरी टॉपिक है आपका, कि रेशम मार्ग और कुषाण क्या है। जैसे आपने यहाँ पर दक्षिणापथ को देखा था, वैसे ही अब रेशम मार्ग क्या है उसे समझ। ठीक है? रेशम मार्ग और कुषाण, कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। किसके किसके मार्गों पर? रेशम मार्ग के। रेशम मार्ग किसको किसको कनेक्ट करता था बेटा? चाइना को कनेक्ट करता था आपके यूरोप से। ठीक है बात? जैसे रेशम की अगर आप बात करते हो, तो रेशम का सबसे पहला उत्पादन कहाँ से प्रमाणित मिलता है? चाइना से मिलता है बेटा। सबसे ज्यादा स्तर पर यहाँ से होता था, और चाइना से ही व्यापार होता था आपके यूरोप वाले क्षेत्र में। इसके बीच में जितने भी क्षेत्र आते थे, जितने भी आपके क्षेत्र आते थे, वहां पर कोई ना कोई राजा होता होगा, तो वह इसके क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे। ठीक है बात? इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें क्या क्या मिलता था? कर मिलता था, शुल्क मिलता था, तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। ठीक है बात? वह उन्हें टैक्स देते थे, शुल्क देते थे, या फिर कुछ ना कुछ गिफ्ट उनके दे दिया करते थे। अब इसके बदले में जो शासक थे, इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। मतलब वह उन्हें सिक्योरिटी देते थे, उसके बदले में यह उन्हें पैसा दिया करते थे। इसी में एक नाम आता है बेटा कुषाणों का। ठीक है बात? सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे, वो थे कुषाण बेटा। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया, मतलब अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात हो रही है बेटा। ठीक बात? मध्य एशिया तथा
पश्चिम उत्तर भारत में इनका शासन था। मतलब ये सेंट्रल एशिया और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, इस क्षेत्र में इनका शासन था कुषाणों का। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, इनके दो केंद्र थे। पहली कैपिटल इनकी पेशावर थी और दूसरी कैपिटल इनकी मथुरा थी। ठीक है बात। तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का हिस्सा था। जो तक्षशिला था वो भी इन्हीं के साम्राज्य में पड़ता था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। ठीक है बात। अब देखो, सिंधु नदी का मुहाना जो है, जो कराची के आसपास आपको देखने को मिलता है, वहां तक उसकी एक शाखा जाती थी। तो मध्य एशिया में इनका शासन था। और जो नॉर्थ वेस्ट आपका इंडिया है, जो इस समय आपको पाकिस्तान वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, उस पर भी कुषाणों का शासन था। तो इस क्षेत्र में जो सिल्क रूट जाता था वो किसके किसके अंडर आता था? कुषाणों के अंडर आता था। फिर यहां से जहाजों द्वारा रेशम को पश्चिम और रोम साम्राज्य तक पहुंचाया पहुंचाया जाता था। ठीक है बात। मतलब वो सिंधु नदी के मुहाने तक पहुंच गए, कराची वाले बंदरगाह तक पहुंच गए, फिर वहां से इनको उठा करके समुद्री मार्ग के रास्ते यूरोप तक पहुंचा दिया जाता था, रोमन साम्राज्य में पहुंचा दिया जाता था। तो इस क्षेत्र के बीच में जितना भी क्षेत्र इनके साम्राज्य के अंदर आता था, वहां से इनको क्या मिलता था बेटा? कर मिलता था, शुल्क मिलता था और तोहफे मिलते थे। तो सिल्क रूट समझ में आ गया। सिल्क रूट एक ऐसा मार्ग है जिससे रेशम का व्यापार होता था। सिर्फ रेशम ही नहीं, और भी बहुमूल्य चीजों का व्यापार होता था, लेकिन सर्वाधिक व्यापार रेशम का ही होता था, इसलिए इसको रेशम मार्ग बोल दिया गया। ये कनेक्ट करता था किसको? चाइना को यूरोप से कनेक्ट करता था। ठीक है बात। अब इसके अलग अलग पार्ट थे, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शासक थे, तो वो अलग अलग टैक्स लेते थे वहां से आने जाने वाले व्यापारियों से। तो उसका कुछ हिस्सा जो था वो कुषाणों के भी साम्राज्य में पड़ता था, जो कि मध्य एशिया और आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाले क्षेत्र में था। तो उस क्षेत्र में कुषाणों को भी यहां से कर मिलता था, शुल्क मिलता था और तोहफे मिला करते थे। और सिंधु नदी के मुहाने से इनको समुद्री जहाज मिला दिया जाता था, और जहाज के बाद इनको ये यूरोप या फिर रोम साम्राज्य तक पहुंचा दिया करते थे। रोम साम्राज्य में सिल्क की बहुत ज्यादा मांग थी बेटा। ठीक है बात। चलो, इसके साथ ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ, काफी दिनों बाद ये लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं एडमिट था बेटा, काफी लंबे समय तक मैं एडमिट रहा। 15 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहा। इस वजह से मैं लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, ना यहाँ प्रोवाइड कर पाया, ना ही मैंने ऐप में प्रोवाइड कर पाया था लेक्चर। अब धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य सही हो रहा है। अभी भी थोड़ा बहुत रिकवरी फेज में ही हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए लेक्चर मैं बना दूं। ये टूटना नहीं चाहिए, ये तारतम्य आपका बना रहना चाहिए। आपके जो क्वेश्चन सीरीज जो चली है उसे भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और बहुत ही जल्दी एक सीक्वेंस में आपको लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा। माफी चाहता हूँ, काफी लंबा समय ब्रेक हो गया था। अब कोशिश करूंगा कि इतना लंबा ब्रेक ना हो। बस आप लोगों की दुआ चाहिए, आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इस हिसाब से कि आप लोग बस इस चैनल को आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों में, अपने हित मित्रों में इसे शेयर करें, जिससे इसमें सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा कमेंट अच्छा अच्छा कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है बात। इस समय मुझे 101 का फीवर है, और उसमें मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर। तो थोड़ी बहुत अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो मुझे इसके लिए क्षमा करिएगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो भी मुझे बता दीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर लेक्चर में प्रोवाइड करता रहूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।